हेलो एवरीवन, मैं हूं रविकांत वर्मा एंड वेलकम टू जेई सेंटर। जेई सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नाउ कल एमजेपी का एग्जाम है। बहुत बढ़िया शांत मन से आपके पास अपने आप को पेशेंस में रखिए। घबराइए नहीं कि क्या याद आ रहा है, क्या याद नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें दिमाग से निकालिए। पेपर के पहले थोड़ी घबराहट होना बनता है। आपने तैयारी की है, आपने मेहनत की है, तो डर तो थोड़ा लगेगा ही, और कभी कभी डर अच्छा होता है। नाउ आपके पास पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए 100 एमसीक्यू का आपके पास यहाँ पर बंच है, जो पूरे के पूरे सिलेबस को कहीं ना कहीं कवर कर रहा होगा। और पुराना जो अभी एमजेपी का एग्जाम आपका सीए का हुआ है, उससे भी आपके पास की कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस बेसिस पर भी चीजें यहाँ पर सामने आपको मिल जाएंगी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पर एमसीक्यू सेशन को, और बढ़िया से देखिए और समझिए। आपके पास में अपने आप को चेक करिए, आप कहाँ तक हैं, कहाँ पर आपको और सुधार की जरूरत है, किन टॉपिक्स को आपके पास अब जाते आते अगर यहाँ पर भी देख पाए और एग्जाम में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आइए आपके पास वहां पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास एमजीपी के लिए सेशन, और पहला क्वेश्चन आपके पास रहा कुछ ये: The type of the foundation most suitable, the type of the foundation most suitable for bridges. ब्रिज के लिए कौन सा फाउंडेशन सुटेबल होता है? राफ्ट, पाइल, वेल और कंबाइंड। तो राफ्ट फाउंडेशन आपके पास आप तब देते हैं जब लोडिंग आपके पास यहाँ पर बहुत ज्यादा एरिया में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी हो। पाइल फाउंडेशन मेरे दोस्तों आप तब देते हैं जब आपके पास में आपको कोई बहुत ज्यादा मतलब लो डेप्थ पर आपको कोई स्ट्रेटा प्रॉपर ना मिले, हार्ड स्ट्रेटा ना मिले। वेल फाउंडेशन इज मोस्टली सुटेबल फॉर किसके लिए होता है? ये सुटेबल होता है आपके पास ब्रिजेस वगैरह के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? वेल फाउंडेशन। और कंबाइंड फाउंडेशन ऐसा कुछ आपके पास वहां पर नहीं जिक्र होता है, ऐसा कुछ खास टर्म आपके पास ये नहीं है। नाउ इसके अलावा भी आपके पास वहां पर जब आप पाइल का चैप्टर पढ़ते हैं तो आप वहां पे टाइप्स ऑफ द पाइल पढ़ सकते हैं। आपके पास फेंडर पाइल होती है वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर को वहां पर बचाने के लिए। आपके पास यहाँ पर बैटर पाइल होती है जब आप इंक्लाइन पाइलिंग वहां पर करवाते हैं। हॉरिजॉन्टल पुल को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एंकर पाइल होती है। नीचे से पानी आपके पास वहां पर प्रेशर लगाएगा तो उसके लिए टेंशन और अपलिफ्ट पाइल होती है। इसके अलावा जब सीपेज का जिक्र करेगा तब ही शीट पाइल का जिक्र आपको वहां पर करना है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए आप स्प्रेड फुटिंग दे देते हैं, वो आइसोलेटेड फुटिंग यहां पर दे देते हैं, दैट इज आल्सो ओके। नाउ राफ्ट फाउंडेशन आपके पास यहां पर जब बहुत ज्यादा लोडिंग और आपके पास लो बीरिंग कैपेसिटी की सॉइल हो और बड़ी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवानी हो तब आप यहां पर इसको दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, बोलने की स्पीड थोड़ी तेज होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके पास एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आप इसको देख रहे हैं, तो कम टाइम में जितना ज्यादा अच्छा मिल सके विथ एक्सप्लेनेशन उतनी पूरी कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, A fill having a volume of 1500 मीटर क्यूब, मतलब ये दिया है टोटल वॉल्यूम, आपको बनाना है इस वॉइड रेशियो पर। बोरोपिट का आपके पास वॉइड रेशियो इतना दिया है। मेरे दोस्तों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बच्चों जैसे क्वेश्चन नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है, कुछ इजी भी है, कुछ आपके पास बढ़िया से कॉन्सेप्ट वाले भी हैं। नाउ आपके पास इजी मतलब जो पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? बोरोपिट सॉइल एज अ वॉइड रेशियो आपके पास इतना है। आपके पास कितनी एक्सकेवेट करनी है आपके पास यहाँ पर बोरोपिट से? तो देखो अपने को दिया है टोटल वॉल्यूम और दिया है अपने को E, और रिलेशन होता है आपके पास V डिवाइड में VS दैट इज इक्वल टू 1 प्लस E। तो यहां से आप बोलते हो कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस E, होगा कि नहीं होगा? तो आप यहां पर क्या बोलोगे? आप यहां पर बोलोगे कि V1 डिवाइड में V2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस E1 डिवाइड में 1 प्लस E2। और इसके हिसाब से अगर आप यहां पर देखो तो V1 दिया है आपका 1500, V2 अपने को यहां पे निकालना है। 1500 के लिए ये दिया है 1 प्लस 0.6, और यहां पर बोरोपिट के लिए दिया है 1 प्लस 1.2। तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल 1500 इंटू 1 प्लस 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 1.6 दैट इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर V2। अब यहाँ से अगर आपके पास आप इसको तोड़ो तो पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से काट दो, 2 8 16 हुआ, 11 दूनी 22 हो गया आपके पास यहाँ पर। और यहां पर जाते हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई में जाते हैं। 0 0 55 5 5 11 11 और 5 16। 8 से जाओ, 8 से जाओगे तो 2 टाइम गया, 16 गया आपके पास। यहाँ पर 5 आया तो आपने बोला यहाँ पे 0, आपके पास 50 आया तो 6 बार किया आपने। इसके अलावा आपके पास 2 आया तो आपने बोला 2 16, आप 2062 आ गया आंसर। 2062 हमारे पास क्या होगा? आंसर। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि V डिवाइड में VS दैट इज इक्वल टू 1 प्लस E करो। आप यहाँ पर V और
1 + e में टोटल रिलेशन निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी कांस्टेंट ऑन द बोथ ऑफ द साइड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बेसिस में हम कंपेयर कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? इसी वाले चैप्टर में आपके पास वहां पर और भी फॉर्मूले हैं। और फॉर्मूले कौन से हैं आपके पास जो आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं? उसमें एक आप गामा डी रखो जो होता है आपके पास G गामा W अपॉन 1 + e, बहुत क्वेश्चन पूछता है। गामा बल्क अपॉन 1 + W होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए आप इसके अलावा GM = GS × 1 - n, एक फॉर्मूला ये होता है, इसको पूछता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के मेथड है आपके पास यहाँ पर ओवन ड्राई मेथड एक होता है आपके पास, यहाँ पर ओवन ड्राई एक हुआ, पिग्नोमीटर आपके पास एक हुआ, सैंड बाथ मेथड एक हुआ, आपके पास एल्कोहल मेथड एक हुआ, आपके पास टॉर्जन बैलेंस मीटर मेथड एक हुआ, रेडिएशन मेथड आपके पास यहाँ पर एक हुआ। यहीं पर जब आपके पास आप बल्क डेंसिटी को निकालने की, दोनों टॉपिक आप साथ में पढ़ते हो। बल्क डेंसिटी के लिए एक आता है कोर कटर मेथड फॉर कोहेसिव सॉइल, दूसरा आता है आपके पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, आपके पास यहाँ पर हाईली प्लास्टिक सॉइल, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड फॉर ग्रेवल एंड सैंड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर हाईली प्लास्टिक सॉइल एंड बलून मेथड इज सेम फॉर सैंड एंड ग्रेवल में भी आप इस्तेमाल कर लेते हो। कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं करते? पिग्नोमीटर राइट आंसर तब इस्तेमाल करते हैं जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू मालूम हो, साथ में इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सैंड बाथ मेथड आपके पास बेस्ट मोस्ट एक्यूरेट मेथड इन द फील्ड है फॉर वाटर के लिए। आपके पास टॉर्जन बैलेंस मीटर मेथड में हम यहाँ पर इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल करते हैं वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन के लिए। और तो बचता है हमारे पास यहाँ पर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आपके पास इस्तेमाल नहीं होगा, ये इस्तेमाल होता है बल्क डेंसिटी में। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी निकालने के 3 मेथड हैं। पहला होता है आपके पास पिग्नोमीटर मेथड, दूसरा होता है आपके पास यहाँ पर फ्लास्क मेथड, और फ्लास्क मेथड में जो फ्लास्क का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 500 ml आपके पास वहां पर होता है। इसके अलावा एक आता है डेंसिटी बॉटल मेथड जिसमें डेंसिटी बॉटल का वॉल्यूम कितना होता है? 50 ml आपके पास यहाँ पर होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप बातें समझ पा रहे हैं? तो आपके पास यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है पिग्नोमीटर, सैंड बाथ, सैंड रिप्लेसमेंट, टॉर्जन बैलेंस। हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सैंड, क्योंकि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इसका आंसर नहीं है। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में, An infinite slope of clay at a depth of 7 meter has a cohesion of 2 ton per meter square and a unit weight 1 ton per meter cube. Then the stability number. अब भाई टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर को Sn इक्वल टू आपके पास क्या होता है? C अपॉन गामा इंटू H इंटू F। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप इसको 1 कर देना, तो ये HC हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अपॉन गामा इंटू HC। दिया क्या क्या है उसने? कोहेजन तो आपके पास उसने दे दिया, डेप्थ भी आपके पास दे दिया, यूनिट वेट भी दे दिया, निकल जाएगा आपके पास यहीं से। ये हो गया 2 ऊपर, गामा आपके पास कितना है? 1, और आपके पास डेप्थ कितना दिया है? 7। 2/7 आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 से करेंगे तो ये जाएगा आपके पास में 0 पॉइंट, और आपके पास 14, आपके पास 6, 7, 8, 7, 8, 0.28 के आसपास, तो 0.29 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू फॉर प्योर क्ले कितनी निकल के आती है? 0.261 एंड 0.5। 0.5 इज योर थ्योरेटिकल वैल्यू एंड 0.261 इज योर प्रैक्टिकल वैल्यू, ये हमने निकाला हुआ है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पर tan बीटा माइनस आपके पास यहाँ पे tan फाई अपॉन आपके पास यहाँ पर आता है सेक स्क्वायर बीटा, आपके पास यहाँ पर आता है सेक स्क्वायर बीटा, आपके पास यहाँ पर निकल के आता है tan बीटा माइनस tan फाई अपॉन सेक स्क्वायर बीटा, यहाँ पे निकल के आता है। इज दैट क्लियर? नाउ इतने आपके पास यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपको दे देता है। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको देता है तो आप उसकी वैल्यू वहां पे रखिएगा और नॉर्मल एच को आपके पास वहां पर रखिएगा। ऐसे आपके पास यहाँ पर इसके फंडे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो हमने अभी तक आपके पास यहाँ पर क्या क्या देख लिया? हमने देखा आपके पास पहला दैट इज योर वेल फाउंडेशन, सेकंड हमारे पास दैट इज योर 2062 फॉर्मूला रिलेशन, ये रहा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सैंड रिप्लेसमेंट ये रहा, और अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये रहा। चलो नेक्स्ट, बिलो द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल, बिलो द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। अब फटाक से आपके पास यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, और ये जो ग्राफ बनता है ये कंसिस्टेंसी लिमिट के चैप्टर में बनता है मेरे दोस्तों। और इस कंसिस्टेंसी लिमिट के चैप्टर में जब आप बात करते हो तो ये आता है श्रिंकेज लिमिट, ये आता है प्लास्टिक लिमिट, ये आता है लिक्विड लिमिट। जस्ट इस वाले पॉइंट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? 1। तो इसके बियॉन्ड जितने भी पॉइंट होंगे सब जगह डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या मिलेगा? 1। बट यहाँ पर जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन वो होता है इस रेंज में, कहाँ से कहाँ तक होता है? वो इस रेंज में आपके पास यहाँ पर, वो इस रेंज में आपके पास यहाँ पर होता है 0 से लेके आपके पास वहां पर 1 के बीच में। तो आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 1 के बीच लाई करता है जब वो श्रिंकेज लिमिट से कम होता है।
क्योंकि जब इसके नीचे आप पानी निकालते हैं तो पानी की जगह हवा आने लगती है। तो बट आप बोलते हैं कि यहां पर बीच में आपके पास पार्शियली सैचुरेटेड, जस्ट इस पॉइंट पे सैचुरेटेड, जस्ट इस पॉइंट पे आपके पास वहां पे ड्राई होता है। इसी में आपके पास कई बार ऐसे पूछ लेता है कि अगर श्रिंकेज लिमिट का वैल्यू आपके पास श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड होता क्या है, तो श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड जब आप वाटर कंटेंट कम करते हैं तो टोटल वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। ये चीज आप वहां पर ऑब्जर्व करते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट के आपके पास जब ये नीचे की बात करेगा तो रिमेन्स फुली सैचुरेटेड गलत आंसर है। डज नॉट रिमेन फुली सैचुरेटेड, ये क्या बोल दिया इसने। रिमेन सबमर्ज आपके पास गलत, रिमेन्स फुली ड्राई गलत, ये आपके पास राइट हो जाएगा। फुली सैचुरेटेड मतलब पार्शली सैचुरेटेड के लिए ही वो दूसरी टर्मिनोलॉजी वहां पर इस्तेमाल कर रहा है। इज दैट क्लियर। तो राइट आंसर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, बी आपके पास यहां पर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट, एंड दिस इज अवर फर्स्ट अनाउंसमेंट मेरे दोस्तों। ये आपके पास वहां पर फर्स्ट अनाउंसमेंट है, इसको मैं धीमे धीमे बताऊंगा ना, मजाक कर रहा हूं मेरे दोस्तों। आपके पास यहां पर दिस इज माय फर्स्ट अनाउंसमेंट, और जेई सेंटर हमने खुद स्टार्ट किया हुआ है। आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता चला कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरे देश भर में भी पढ़ाते हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पढ़ाते हैं, और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा आपको दे पाएँ। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कैसे बन रहे होते हैं, कैसे नहीं बन रहे होते हैं, रिसेंट ट्रेंड अपने पास आईबीपीएस का और टीसीएस का कैसा है कैसा नहीं है, उस बेसिस पे अभी देखो एक लास्ट पेपर हुआ था एनएमसी का भी, जब 25 तारीख को पेपर था तो एक दिन पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले थे। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भविष्यवाणी हो रही है कि मैं वहाँ से टॉपिक लेके आऊँगा, ये सिर्फ एनालिसिस का काम है और कुछ नहीं। अगर आप प्रीवियस दिल्ली के पेपर को, डीएसएसबी के पेपर को आप उठा लेते दिसंबर में जो हुआ था, जो टीसीएस ने लिया था जस्ट 1-1.5 महीने पहले, और अगर आप उसके टॉपिक और इसके टॉपिक को मैच करेंगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक आपको मैच आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो वही टॉपिक वहां पर दिए हुए थे और क्वेश्चन भी उससे वहां पर बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पेपर निकाल दूंगा, बट मैं पेपर आपको प्रिंट दे दूंगा, बट हाँ पेपर आपका निकलवाने में आपके पास यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा। जितनी आपके पास वहाँ पर हम एफर्ट डाल सकते हैं वो पूरा का पूरा एफर्ट डालेंगे कि कैसे आपके पास वहाँ पर आपका 3 से 4-5 महीने में जो भी आपके पास, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो 4.5-5 महीने में आप बिल्कुल टू द टॉप वहाँ पर पहुँच सकें। अगर आपके पास आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है सो दिस वन इज़ फॉर यू। आपके पास यहाँ पर ये रहा, और अगर आपकी ऑलरेडी तैयारी है तो बढ़िया से कुछ नहीं करना है आपको। अभी एमजीपी का एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से दे दो, फिर पीएमसी का एग्ज़ाम आपके पास वहाँ पर आएगा। पता नहीं है कब होगा, मार्च में हो जाए या फिर आपके पास वहाँ पर किस में अप्रैल में हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए आपके लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो है आपके पास यहाँ पर ये यूट्यूब सीरीज़। इसमें हम चलाएंगे आपके पास वहाँ पर सब्जेक्ट का रिवीजन, वो आपके पास क्विक रिवीजन होगा क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए है, या जो भी 60-70% तैयारी में बैठे हैं उनके लिए है। तो बढ़िया से आपके पास सब्जेक्ट का रिवीजन चलाएंगे, नोट्स आपके पास यहाँ पर सामने रख के पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन चलेगा एक टाइम पे, और दूसरे टाइम पे आपके पास उसके एमसीक्यू चलेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 100 एमसीक्यू वहाँ पर अपन करेंगे। कॉमन सी बात है, एक दिन में नहीं हो जाएगा। सीरीज अप्रॉक्सीमेट अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं तो 15 से 18 दिन तो आपके पास यहाँ पर ये सीरीज चलेगी, 15 से 20 दिन तो आपके पास यहाँ पर सीरीज वो चलेगी। तो हम कोशिश करेंगे, और अगर पीएमसी का एग्जाम एकदम से अनाउंस हो गया तो उस बचे टाइम में आपके पास में कैसे सुबह और शाम को मैनेज करके आपके पास वहाँ पर इस सीरीज को खत्म करना है। बट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वी विल फिनिश, और ये हम करेंगे आपके पास वहाँ पर लाइव, ठीक है। ये वाले वीडियोज़ मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा है, बट आपके पास वहाँ पर इसलिए ये वाले वीडियोज़ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहे हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके पास यहाँ पर पूरी की पूरी लाइव चलेगी, और सिर्फ लाइव चलेगी आपके पास। आप वहाँ पे उसको अटेंड करें, इसलिए उसको लाइव रखा जाएगा और बाद में उसको हटा दिया जाएगा। बाद में देखेंगे 1-2 दिन पहले पूरा खोल देंगे, ओपन कर देंगे तो कर देंगे, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि अभी के लिए जिनकी तैयारी है या जो अभी एक ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हैं, वो बढ़िया से फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ पर कोई आपको वहाँ पर कुछ पे नहीं करना है। आप बढ़िया से यूट्यूब सीरीज वहाँ पर देखिएगा। ये स्टार्ट होगी आपके पास में 11 या 12 तारीख के आसपास में, ठीक है ना। 11 या 12 में से आपके पास किसी एक डेट में इसको स्टार्ट कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली 11 को कर देंगे। और ये बैच है आपके पास, यहाँ पे डिटेल्स आपको ऐप पे मिल जाएंगी, आपके पास कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, बढ़िया तरीके से ज्वाइन करेगी। ये था आपके पास पहला अनाउंसमेंट जो आपके बारे में बता दिया। आ जाओ आपके पास वहां पर बैक टू द क्वेश्चन, और नाउ अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सी सॉइल के पास मैक्सिमम सरफेस एरिया है। देखो मेरे दोस्तों,
क्वेश्चन समझना, अगर वो बोलता मैक्सिमम सरफेस एरिया, तो जो पार्टिकल जितना बड़ा होगा वो आपके पास वहां पर उतना ज्यादा सरफेस एरिया लेगा। बट जब यहां पर ये बोलता स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो जब आपके पास वहां पर वो बोलेगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो स्पेस सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम की जब आप यहां पर बात करेंगे तो पार्टिकल जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा आपके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा। मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा तो पार्टिकल साइज आपके पास कम। और आपके पास केवल आप सरफेस एरिया की बात करें, केवल सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया ज्यादा तो पार्टिकल का साइज भी कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। नाउ इसमें सिंपल सरफेस एरिया पूछा था तो आंसर हमारा क्या होगा, सैंड होगा। बट अगर वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पूछता तो हमारा आंसर यहां पर क्या होता, कोलाइडल। कोलाइडल जो होते हैं सस्पेंडेड से भी छोटे साइज के आपके पास होते हैं। इनका पार्टिकल साइज कुछ 10 टू द पावर -3 से -6 mm के आसपास में आता है। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में पिक्नोमीटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल एंड सुटेबल फॉर। पिक्नोमीटर जनरली किस सॉइल के लिए सुटेबल होती है? नाउ देखो, पिक्नोमीटर में हम करते क्या है कि आपके पास यहां पर पहले खाली पिक्नोमीटर लेते हैं, फिर पिक्नोमीटर में आपके पास वहां पर सैंपल रख देते हैं, फिर पिक्नोमीटर में सैंपल के अलावा बचे पार्ट में यहां पर पानी भर देते हैं, और उसके बाद आपके पास यहां पर क्या करते हैं, पिक्नोमीटर में सिर्फ और सिर्फ पानी भर देते हैं। ये वाला जो स्टेज है ना वो इस क्वेश्चन से रिलेट करता है कि आपके पास में ये किसके लिए सुटेबल है। क्या है कि जब आप यहां पर कोहेसिव सॉइल लेते हो, कौन सी सॉइल लेते हो, कोहेसिव, तो कोहेसिव के बीच में जो वॉइड होते हैं वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं होते, और प्रॉपर कनेक्ट नहीं होते तो जब आप इसमें पानी भरते हो तो आप चाहते हो कि पानी पूरी जगह पे चला जाए जहां जहां पे आपके पास बचा है। बट अगर फाइन ग्रेन्ड सॉइल कोहेसिव सॉइल ली तो उसके वॉइड में पानी नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वो उसके लिए सुटेबल नहीं होती। अगर उसके लिए आपको करवाना है तो आप केरोसिन का इस्तेमाल करते हो वहां पर, तो इसीलिए पिक्नोमीटर ज्यादा अच्छी सुटेबल आपके पास यहां पर किसके लिए होती है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए होती है। तो राइट आंसर हमारे पास यहां पर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, क्योंकि पानी उसमें प्रॉपर चला जाता है तो आप उसको नाप पाते हो। इज दैट क्लियर? स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला है, अगर मैं इसको 1 बोलूं, 2 बोलूं, 3 बोलूं, 4 बोलूं तो वेट के रिस्पेक्ट में 2 - 1 डिवाइड में 2 - 1 -3 -4 स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है। और वाटर कंटेंट का फॉर्मूला 2 - 1 डिवाइड में 3 - 4 इंटू G - 1 डिवाइड में G और पूरे का -1, जिसको मालूम है आपको बस मालूम है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जिसको मालूम है मतलब जिसको मालूम है उसके रिवीजन के लिए ये सीरीज है। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में अगला क्वेश्चन है कि राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली प्रेफर्ड टू व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन। राफ्ट फाउंडेशन आपके पास कब प्रोवाइड करवाते हैं, भाई बोला था जब बियरिंग कैपेसिटी आपके पास सॉइल की कम हो और लोड बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आप एक बढ़िया सा इकट्ठा एक फर्श बना देते हैं। और ये कब करवाएंगे, जब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड जो जनरली प्रेफर्ड व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया यहां पर आता है। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, average permeability for flow perpendicular to the bedding plane is layered soil is where K1, K2, Kn are coefficient। ये क्या बता रहा है आपके पास यहाँ पर perpendicular to the bedding plane, perpendicular to the bedding plane में बनता है H1 plus H2 डिवाइड में H1 डिवाइड में K1 प्लस H2 डिवाइड में K2, और जब पैरेलल टू द बेड में बनता है आपके पास में K1 H1 प्लस K2 H2 डिवाइड में आपके पास यहाँ पर H1 H2। इसको हम जनरली दिखाते हैं KX से, इसको हम दिखाते हैं KZ से, और इन जनरल मेरे दोस्तों KX आपके पास ज्यादा होता है। और इक्विवेलेंट आप कैसे निकालते थे, वो निकालते थे आप KX इंटू KZ से निकालते थे रिजल्टेंट। नाउ यहां पर बोला है परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, तो राइट आंसर आपके पास यहां पर कौन सा होगा, ये तो है नहीं, ये पैरेलल के लिए है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। गॉट इट? चलो, और इसको याद करने के लिए बताया था, कैसे याद रखोगे भाई, H से H कैंसिल होगा तभी के ऊपर जाएगा, S से H कैंसिल होगा तभी के बचेगा, इसके अलावा दो कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन दिमाग में आना नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहां पर अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड लिमिट, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV होता है भाई। अब बोलता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑल ऑफ द, पहले वाले में बोलता है कोफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट, दूसरा बोलता है कोफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तीसरा बोलता है कि CV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास यहां पर MV, यही ना बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस। और अगर आपको याद हो तो K इज इक्वल टू होता है आपके पास यहाँ पर CV MV गामा W, MV यहाँ जाएगा 1 के अपॉन में आएगा, मतलब तीसरा आंसर राइट हो गया। नाउ आपके पास में K जो होता है परमेबिलिटी, पार्टिकल साइज जितना ज्यादा होगा उतनी परमेबिलिटी आपके पास यहाँ पर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी।
पार्टिकल साइज जितना कम होगा आपके पास यहाँ पर परमिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, उतनी कम होगी। आप देखो अगर आप K और पार्टिकल साइज को रिलेट कर पाओ तो फाइन पार्टिकल की परमिबिलिटी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, फाइन पार्टिकल की परमिबिलिटी अगर आप यहाँ पर बात किया जाए तो हम यहाँ पर कैसे बात करते हैं, पार्टिकल साइज से बात करो। देखो पार्टिकल साइज से अगर बात करोगे तो ये आपके पास में IP और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास यहाँ पर जितना आपके पास निकल के आएगा आप यहाँ पर बोलोगे A और B भी यहाँ पर दोनों के दोनों राइट होंगे। ये क्या होता है भाई, WL माइनस WP, दोनों के दोनों, अगर तुमको कुछ नहीं आता ऐसे भी देखो WL दोनों में सेम सेम बैठ गया। गॉट इट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट। The most economical section for a trapezoidal channel in which is one which has hydraulic mean depth. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपके पास यहां पर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ R इज इक्वल टू A बाई P। जब हम यहां पर बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर के लिए तो R आपकी होती है y बाई 2। जब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर के लिए तब आपके पास ये होती है y बाई 3। और जब आप बात करते हैं यहाँ पे ट्रेपेजियम के लिए तो साइड स्लोप के लिए साइड स्लोप का आपके पास यहाँ पर क्या होता है, साइड स्लोप का आधा होता है। तो हाफ द डेप्थ नो, हाफ द विड्थ नो, हाफ ऑफ द डेप्थ प्लस विड्थ नो, हाफ ऑफ द स्लोपिंग साइड हमारा राइट आंसर होगा। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्चार्ज, मिनिमम आपके पास यहाँ पर मिनिमम वेटेड पेरीमीटर, कम से कम जगह पे मैक्सिमम कितना आपके पास डिस्चार्ज निकल सकता है वो आपके पास यहाँ पर हम देखते हैं। अगला, the depth of water below the spillway and after hydraulic jump is 6 meter and 1 meter head loss। हेड लॉस का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों y2 माइनस y1 का क्यूब अपॉन आपके पास यहाँ पर 4y1 y2 का वैल्यू दिया है 6 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 4 इंटू 6 इंटू 1, 125 डिवाइड में आपके पास 24 पंजे 120 पॉइंट आपके पास यहाँ पे 48, 5.2 नियर अबाउट आंसर 5 मीटर। राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 मीटर। नाउ ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों हेड लॉस का y2 माइनस y1 का क्यूब अपॉन आपके पास यहाँ पर 4y1 y2 आपके पास निकल के आता है। चलो नाउ नेक्स्ट। ओपन चैनल फ्लो में फ्लो किसके अंडर में बहता है, ओपन चैनल फ्लो मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर मतलब आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पर आता है वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ। अब देखो आपको यहां पर ये याद करने के लिए बताएं, आपके पास यहां पर एक आता है वेबर नंबर, तो आप ऐसे याद रखो। देखो आर आपके पास यहां पर क्या किया आपने यहां पर बोला कि एक आपने यहां पर सबसे पहला बोला दैट इज योर आर वी, दैट इज योर आर, हाँ आप एक वहां पर बोलते हो आर वी रवि। देखो याद करने का तरीका है, आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो या जैसे याद करो वैसे। एक आर वी रवि वर्मा, WS विंडो साइड, ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर MTech वाला इस्तेमाल कर लो। एक होता है आपका EP अर्थ प्रेशर, इसके अलावा आपको होता है FG नॉर्मल साथ में आते हैं। इतने कुछ आप यहाँ पर पढ़ते हो, सारे के सारे इनर्शिया फोर्स अपॉन आपके पास समथिंग कुछ ना कुछ होता है। नाउ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स आपके पास यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स आपका फ्रॉड नंबर, इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन आपके पास यहाँ पर ये वेबर नंबर, इनर्शिया फोर्स इलास्टिक फोर्स आपके पास मैक नंबर, इनर्शिया फोर्स प्रेशर फोर्स आपके पास यहाँ पर क्या होता है रूलर नंबर। आपके पास अंडर रूट आता है, रेनॉल्ड में आपके पास स्क्वायर रूट नहीं आता। एग्जाम में पूछा था वेबर नंबर आपके पास किन दो चीज़ों का रेशियो होता है, तो वेबर नंबर आपका किसका रेशियो हो जाएगा, वेबर नंबर WS, S मतलब सरफेस टेंशन, तो इनर्शिया फोर्स एंड सरफेस टेंशन। इनर्शिया और इलास्टिक आपके पास क्या हो जाएगा, E किस में आता है, ME में आता है, FG में आपके पास यहाँ पर ये आता है फ्रॉड नंबर, और इनर्शिया टू विस्कस आपके पास क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ट्रिक याद करने की, अगर आप समझो नहीं तो डायरेक्टली याद करो। RV रवि वर्मा, मेरा नाम है, आप कहीं और से याद कर लो विंडो साइड, MTech या ME आपके पास अर्थ प्रेशर और FG। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऑयल दिया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है, फ्लो चाहिए क्रिटिकल एट अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी चाहिए आपके पास यहाँ पे। रेनॉल्ड नंबर आपके पास आप देखते हो क्या, दैट इज योर VD अपॉन आपके पास न्यू। तो नाउ रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, जब आप सर्कुलर पाइप फ्लो की यहाँ पर बात करोगे तब आपके पास में 2000 से कम लेमिनार फ्लो, 4000 से ऊपर टर्बुलेंट फ्लो और 2000 4000 आपके पास ट्रांजिशन। ना यहाँ पर क्रिटिकल चाहिए तो यहाँ पर हम लेंगे इसकी वैल्यू 2000, वेलोसिटी हमको निकालनी है।
डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में, आंसर दिया है मीटर में, तो डायमीटर ले लेंगे आपके पास मीटर में 0.10, और विस्कोसिटी जो दी है 0.25 दी है काइनेमेटिक, इसको कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 0.25 कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड से आप यहां पर आपने कन्वर्ट कर देंगे। कर दो आपके पास सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 2000 इंटू आपके पास 0.25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड में आपके पास यहां पर आ जाएगा 0.10। यहां से आप इसको हटा देंगे, ये आपके पास यहां से काट देंगे, ये अल्टीमेटली आपके पास ये 2 जीरो यहां पर किससे चले जाएंगे, -2 बचेगा, तो अल्टीमेटली आपके पास 50 जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁻2 जाएगा, तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारे पास यहां पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर आता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एग्जिस्ट इन इररोटेशनल फ्लो की बात चल रही है यहां पे, ठीक है ना। अब इररोटेशनल फ्लो की बात अगर यहां पर होगी तो वोल्टिसिटी, दूसरा वेलोसिटी पोटेंशियल, स्ट्रीक नहीं होता है स्ट्रीम होता है, तो एक तो वर्ड ही गलत लिखा है, स्ट्रीम फंक्शन, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। अब ध्यान से देखना, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है तो फ्लो कहलाता है मेरे दोस्तों इररोटेशनल। अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो फ्लो होता है आपके पास इररोटेशनल एंड रोटेशनल, दोनों हो सकते हैं। बट अगर स्ट्रीम फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को अगर यहां पर सेटिस्फाई करता है तब उस केस में आपके पास फ्लो होता है रोटेशनल। वोल्टिसिटी को डिफाइन किया जाता है 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन से, और 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन से जब आप यहां पे इसको डिफाइन करते हो तो क्योंकि फ्लो आपका इररोटेशनल है तो यहां पर वोल्टिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कौन सा एग्जिस्ट करता है, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ ये एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, बट इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं और कुछ स्पेसिफिक उसने दिया नहीं है कि कौन सा केस है। तो इसीलिए आपके पास राइट आंसर फिर हम किसको लगा के जाएंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल को लगा के जाएंगे। ये यहां पर आपके पास याद रखिएगा, गवर्नमेंट आंसर हर बार राइट नहीं होता है। तो इररोटेशनल फ्लो के लिए आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, इररोटेशनल फ्लो के लिए आपके पास यहां पर वेलोसिटी पोटेंशियल विल बी द राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। गॉट इट। चल नाउ नेक्स्ट आपके पास में ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। भाई कितनी एनर्जी आपके पास वहां पर चाहिए, उसके लिए ब्रेक हॉर्स पावर यहां पर होता है, और इसका जो फॉर्मूला आपके पास यहां पे निकल के आता है PQH/745 PQH/N ईटा होगा। बेसिकली ये N नहीं है, ईटा है, एफिशिएंसी है। राइट आंसर हमारे पास सी होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला यहां पर है। ये जो 736 है ये और ये भी राइट हो सकते थे, बट अगर यहां पर ईटा लिखा होता तो, बट क्योंकि एफिशिएंसी का जिक्र नहीं है इसलिए ये दोनों ऑप्शन राइट नहीं होंगे। राइट आंसर आपके पास यहां पर क्या होंगे, राइट आंसर आपके पास यहां पर होगा सी, और नॉर्मल आपके पास यहां पर क्या बात है, फॉर्मूला आपके पास यहां पर है ब्रेक हॉर्स पावर का सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। पंप के भी बारे में भी आगे क्वेश्चन आपके पास लिए हुए हैं, आप वहां पर देखोगे कि कैसे कैसे किसमें कौन सा ऑप्शन वहां पे। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, टू जनरेट 400 किलोवाट पावर अंडर द हेड ऑफ 81 मीटर व्हाइल वर्किंग एट द स्पीड ऑफ 400 आरपीएम, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन विल बी। नाउ स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला आपके पास यहां पर होता है वो होता है आपके पास यहां पर ns इज इक्वल टू n√p अपॉन s टू द पावर यहां पर 5/4। आप बोलेंगे कि सर इतनी वैल्यू आपके पास यहां पर ये एग्जाम में पूछेगा क्या, फॉर्मूला पूछ सकता है, वैल्यूज पूछ सकता है, इसके आगे कुछ डेटा है उसको वहां पर ध्यान से सुनिएगा। पहले तो इसको निकाल देते हैं, n आपका स्पीड कितना है, n आपका स्पीड है 400, अंडर आपके पास यहां पर पावर कितना है, ये भी है 400, हेड कितना है 81 है, 81 टू द पावर 5/4 ना। आसान करते हैं, ऊपर आएगा 400, यहां पर आएगा 20, ये आपके पास क्या लिखा है, ये लिखा है 3 टू द पावर 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो ये हो जाएगा 400 इंटू 20 डिवाइड में 3 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 8000 डिवाइड में आपके पास कितना आएगा 243। तो यहां से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा आपके पास में, वापस से 3 टाइम्स जाएगा। ऑप्शन में 3 वाला एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा आपका 33.43 आपके पास यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नाउ अब मैं डेटा की बात कर रहा था, ये जो स्पेसिफिक स्पीड का डेटा है जब ये आता है आपके पास 8.5 से 30 में, तब आप पेल्टन टरबाइन का इस्तेमाल करते हो सिंगल जेट के साथ। जब आपके पास ये डेटा आता है यहाँ पर कितना 30 से आपके पास 50 की रेंज में आता है, तब आपके पास यहाँ पर पेल्टन टरबाइन इस्तेमाल करते हो 2 जेट के साथ में। जब आपके पास यहाँ पर ये आता है 50 से लेके कितना, 50 से लेके 225, 51 से 225 की रेंज में आता है, तब आप इस्तेमाल करते हो फ्रांसिस।
और जब आपके पास ये 225 से डेटा आता है 860 में, तब आप इसको इस्तेमाल करते हो यहाँ पे कैपलन। तो ये 4 डेटा आपके पास वहां पर याद रखना। 8, 8.5 से 30 में आप इस्तेमाल करते हो पेल्टन विद सिंगल जेट, आपके पास 30 से 50 में याद रखना पेल्टन विद 2 जेट, आपके पास 50 से 225 में फ्रांसिस, और आपके पास यहाँ पर 225 से यहाँ पर कितनी रेंज में जाता है 860 की रेंज में जाता है, वहां पे आपके पास आप इस्तेमाल करते हो कैपलन। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, विच टर्बाइन ऑपरेट अंडर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज। लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज देखो, पेल्टन व्हील, पेल्टन टर्बाइन, आप पेल्टन व्हील बार बार आता है मुंह में, पेल्टन टर्बाइन आपके पास हाई हेड लो डिस्चार्ज, ओके। कैपलन टर्बाइन लो हेड हाई डिस्चार्ज, लो हेड हाई डिस्चार्ज। आपके पास फ्रांसिस मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज, बंकी क्रॉस फ्लो भी बोलते हैं, आपके पास यहां पे लो टू मीडियम हेड लो टू मीडियम डिस्चार्ज। गॉट इट? हाई हेड लो डिस्चार्ज पेल्टन, लो हेड हाई डिस्चार्ज कैपलन, मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज फ्रांसिस, लो टू मीडियम हेड लो टू मीडियम आपके पास यहां पर डिस्चार्ज बैंकी या आपके पास क्रॉस। तो यहां पर हमको पूछा था लो हेड और हाई डिस्चार्ज, राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? कैपलन आपके पास राइट आंसर होगा। एक इसकी वैल्यू बता दी और पीछे एक आपके पास स्पेसिफिक स्पीड की डेटा बताया, उसको वहां पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हालांकि ये तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया था अपन ने। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट आपके पास यहां पर क्या है? पास्कल तो आपके पास यहां पर प्रेशर हो गया, पॉइज आपके पास डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया, फैराडे आपके पास इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो गया, और स्टोक्स आपके पास यहां पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया। और 1 स्टोक को अपन ने कन्वर्ट किया था, देखो आपके पास वहां पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में थोड़ी देर पहले। तो राइट आंसर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, दैट इज योर स्टोक्स। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी आपके पास में, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपके पास यहां पर होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कैंटिलीवर है मेरे दोस्तों, और अगर आपके पास पॉइंट लोड लगा हुआ है तब बनता है ट्राइंगल। कैंटिलीवर है आपके पास यहां पर और लगा है आपका यूडीएल, तो बनता है आपका पैराबोला। आपके पास यहां पर कैंटिलीवर है यहां पर, और अगर आपके पास यूवीएल लगा हुआ है तो बनता है आपके पास यहां पर क्यूबिक पैराबोला। और यहीं पर अगर आपके पास में कैंटिलीवर है और मूवमेंट लगा हुआ है तब आपके पास बनता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपके पास यहां पर मूवमेंट के केस में है, क्यूबिक पैराबोला आपके पास यहां पर यूडीएल के केस में है, पैराबोला आपके पास क्यूबिक पैराबोला आपका यूवीएल के केस में है, पैराबोला आपके पास यहां पर यूडीएल के केस में है, और ट्राइंगल आपके पास वहां पर पॉइंट लोड के केस में है। ये आपके पास डायग्राम है जो डायरेक्टली आपको याद रखने, याद रखोगे। पॉइंट लोड ट्राइंगल, मूवमेंट रेक्टेंगल, यूडीएल आपके पास पैराबोला, और यूवीएल आपका क्यूबिक पैराबोला। चलो नाउ नेक्स्ट, अ प्लेन विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। ऐसा प्लेन जिसमें शियर स्ट्रेस नहीं लगता, सिंपल प्लेन में सब लगता है, नॉन शियर प्लेन जैसा वर्ड नहीं होता, कंपाउंड प्लेन कुछ भी बात लिख दी है। राइट आंसर आपके पास क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 की वैल्यू होती है आपके पास वहां पर सिग्मा x सिग्मा y के रिलेशन है, उनको ही वहां पर देखते जाइएगा। नाउ यहां पर फ्री फ्रॉम शियर कौन होगा? प्रिंसिपल प्लेन हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, a member which is subjected to reversible tensile and compressive stress। रिवर्सिबल वर्ड, एक रिवर्सिबल आता है तब राइट आंसर आपके पास यहां पर क्या होता है? फटीग आपके पास यहां पर होता है। यहीं पर अगर कांस्टेंट आता तब आपके पास वहां पे क्रीप आंसर हमारा हो जाता। तो यहां पर जब उसने बोला है क्रीप ऑफ द मेटल, तो ये आपके पास यहां पर कांस्टेंट डिफॉर्मेशन की वजह से है, रिवर्सिबल की वजह से फटीग होता है, जो कि इसका आंसर है। वर्केबिलिटी आपके पास यहां पर डिफॉर्मेशन को लेके इजीनेस कितना है उसको वहां पर हैंडल करना, दैट इज योर वर्केबिलिटी। और परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट आपके पास यहां पर जो आपको डैमेज मिलता है आपके पास वो कहलाता है प्लास्टिसिटी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में रिवर्सिबल देखा था, बाकी मैं कुछ देख ही नहीं रहा, तो रिवर्सिबल आपके पास यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारे पास फटीग यहां पर हो जाएगा मेरे दोस्तों। दिस विल बी द राइट आंसर। प्लास्टिक इज परमानेंट डिफॉर्मेशन, नॉट एबल टू रिगेन। वर्केबिलिटी इजीनेस है, क्रीप परमानेंट डिफॉर्मेशन है, और फटीग आपके पास यहां पर बताई दिया। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, if all the dimension of prismatic bar are increased in the proportion n:1, then proportion in which the maximum stress produced in the bar by its own weight, maximum stress, load upon area, load
रो वी जी अपॉन एरिया, रो एरिया इंटू लेंथ इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, लेंथ को बढ़ाओगे n टाइम्स तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, n टाइम्स आपके पास ऊपर आ जाएगा, n इंटू एल कर दोगे n:1 हो जाएगा, तो क्या चेंज होगा, n:1 चेंज होगा। गॉट इट? ये समझा कि नहीं? सारे डायमेंशन थे, मैंने पहले उनको काट पीट दिया, एरिया से एरिया जितना भी डायमेंशन आप चेंज करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ n बढ़ाओगे लेंथ, n बढ़ाओगे विड्थ, तो n इंटू एन n स्क्वायर कैंसिल आउट, लेंथ बढ़ाओगे n बचेगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, n:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following method is convenient for determining deflection of the beam on non-uniform flexural rigidity? नॉन यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की बात करें तो सबसे बढ़िया मेथड जो आती है मेरे दोस्तों वो आती है कंजुगेट बीम मेथड। मैक्लॉय मेथड आप इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालने के लिए। मोमेंट एरिया मेथड उतने प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती, मतलब होती तो है बट थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है जब आपके पास आप इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं। आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के लिए जो सबसे सुटेबल होती है वो कौन सी होती है, कंजुगेट बीम मेथड होती है। डबल इंटीग्रेशन मेथड भी एक फंडामेंटल मेथड है बट इस केस में उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं आप। इज दैट क्लियर? दीज आर योर 25 क्वेश्चंस। चलो वापस से आपके पास यहाँ पर ये अनाउंसमेंट है मेरे दोस्तों, ऑलरेडी बता दिया है। दिस वन इज फ्री एंड दिस वन इज ये कोर्स का ड्यूरेशन और फीस आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप में या कॉल पे मिल जाएगा। आपके पास यहाँ पर ये करीबन जो बैच होगा वो 4.5 से 4.5 महीने के आसपास तक होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा बट हाँ डेली के क्लासेस करीबन 4 से 5 घंटे जाएंगे। जिसने कुछ भी नहीं आता दिस बैच इज़ परफेक्ट फॉर देम, और ये जिसको आपके पास सब कुछ आता है वो फ्री में रिवाइज करो, उसको आपके पास वहाँ पर कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा जो मेन चीज़ है वो ये है, 550 से ज़्यादा घंटे टेक्निकल के हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास वहाँ पर अननेसेसरी PhD करवाएंगे आपको, बट हाँ जितना ज़रूरी है जीरो से लेके हीरो बनने के लिए उतना आपको ज़रूरी है। साथ में नॉन टेक्निकल के 250 आवर्स, तो इफेक्टिव आपके पास यहाँ पर ये करीबन 800 साढ़े 800 घंटे के आसपास जाएगा। टॉपिक वाइज PYQ, सब्जेक्ट वाइज आपके पास MCQ, टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपके पास यहाँ पर होगा, लिखा हुआ है। एंड द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि TCS, IBPS और MPSC पैटर्न जो भी आपके पास यहाँ पर चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास तैयारी को यहाँ पर ओरिएंटेड करवाएंगे। चलो ओके, अगला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है 3 हिंज आर्च इज हिंज एट द सपोर्ट। 3 हिंज आर्च, 2 हिंज आर्च और फिक्स्ड आपके पास यहाँ पर है। तो सबसे पहले फिक्स्ड वाले में जब देखते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जब आप 2 हिंज आर्च की बात करेंगे तो एक आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, एक यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, और जब 3 हिंज आर्च की बात करवाएंगे तो एक आप कहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, यहाँ पे क्राउन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो 3 हिंज आर्च इज हिंज एट द सपोर्ट एंड एट 1/4 स्पैन रॉन्ग एट द क्राउन राइट। आपके पास यहाँ पर रॉन्ग और एक आपके पास यहाँ पे रॉन्ग। राइट आंसर आपके पास क्या होगा, राइट आंसर आपके पास वहां पर क्राउन पे होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, an arch resist loads by developing axial thrust only, axial thrust and shear and bending moment, axial thrust, shear and bending moment। आपके पास राइट आंसर यहाँ पर क्या है, फोर्थ ऑप्शन आपके पास वहां पे राइट है। जो भी टेंजेंट के अलोंग, जब हम अलोंग लेते हैं तो हम उसको आपके पास यहाँ पर क्या बोल देते हैं, नॉर्मल थ्रस्ट आपके पास यहाँ पर बोल देते हैं। दूसरा आपके पास जो शेयर की बात आती है तो शेयर के लिए हम क्या करते हैं, हम 90 डिग्री आपके पास वहां पे निकाल लेते हैं, और आपके पास में ये थ्रस्ट इनटू डिस्टेंस को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, बेंडिंग मोमेंट मिलता है। तो तीनों की तीनों चीजें आपके पास यहां पर, तीनों की तीनों चीजें आपके पास इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, लोड को रजिस्ट करने के लिए यहां पर आर्च में। तो एक आपके पास यहां पर क्या आ जाता है, एक्सियल थ्रस्ट, दूसरा आ गया आपके पास वहां पर शियर, और तीसरा आपके पास यहां पर क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट। राइट ऑप्शन आपके पास यहां पर तीनों के तीनों होंगे। नेक्स्ट, a 2 hinge arch is statically indeterminate by 1 degree, statically indeterminate by 2 degree, और आपके पास यहां पर geometrically unstable। Now 2 हिंज आर्च की बात चल रही है। जब आप 2 हिंज आर्च की बात आपके पास यहां पर करेंगे तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन की जब आप यहां पर बात करेंगे, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस की बात करेंगे तो वो आएंगे 4। आप इसमें से माइनस करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आपके पास आ जाएंगे 3, और हिंज आपके पास यहां पर कुछ बनता नहीं है तो आपके पास ये कितना हो गया, 4 में से 3 गया, ये 1। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास यहां पर 1 डिग्री, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बाई आपके पास यहां पर 1 डिग्री। जबकि 3 हिंज आर्च में निकालते तो -1 और जाता, 4 - 4 आपके पास वहां पर क्या हो जाता, वो आपके पास में 0 हो जाता। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा कि 2 हिंज आर्च जो है स्टैटिकली डिटरमिनेट नहीं है, इनडिटरमिनेट है। कितने डिग्री से, 1 डिग्री से आपके पास यहां पर इनडिटरमिनेट है। नेक्स्ट,
A 2-hinge arch of span 40 meter carries a point load of 62.8 kilonewton at its ground. The thrust in the arch is. अब थ्रस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला आपके पास यहां पर आता है W अपॉन पाई। क्या आता है फॉर्मूला? W अपॉन पाई। ना W की वैल्यू है 62.8 किलो न्यूटन और पाई आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा आपके पास यहां पर डायरेक्टली रख दो 3.14 और यहां से जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8, 1 1 2 और ये जाएगा आपके पास यहां पर कितना? ये 6। ये 2 टाइम्स चला गया मेरे दोस्तों। कितने टाइम्स चला गया? 2 और एक पॉइंट आपके पास एक्स्ट्रा है तो यहां पर चला जाएगा 20। राइट आंसर हमारे पास यहां पे क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास यहां पर आ जाएगा 20। इज दैट क्लियर? सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है आपके पास यहां पर क्या? लोड अपॉन पाई। आप यहां पर करते हैं तो आपको थ्रस्ट यहां पर निकल के आ जाता है, दैट इज योर 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। अ 3-hinge आर्च मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट अकर्स व्हेन द पॉइंट लोड इज। याद रखना है अपने को, जब हॉगिंग मूवमेंट आपके पास यहां पर पूछता है तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? क्राउन आपके पास यहां पर हो जाएगा। और अगर सैगिंग मूवमेंट आपके पास यहां पर पूछता तब आंसर आपके पास क्या देते? सेक्शन इटसेल्फ वहां पर आपके पास आंसर दे देते। तो राइट आंसर हॉगिंग मूवमेंट के केस में यहां पर क्या होगा? क्राउन हमारा आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा जब हम बात करेंगे आपके पास वहां पर 3-hinge आर्च की। चलो नाउ नेक्स्ट। A series limitation of interdependencies between various activities is generally observed in। बहुत ज्यादा मतलब इंटरडिपेंडेंसी किसमें आपको देखने को मिलती है? तो जॉब लेआउट, आपके पास नेटवर्क एनालिसिस, माइलस्टोन चार्ट, बार चार्ट या इसको आप यहां पर नाम देते हैं GANT, गैंट चार्ट्स भी आप यहां पर इनको नाम देते हैं। इनके बीच में सीरियस लिमिटेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा वेरियस एक्टिविटीज में आपको यहां पर ऑब्जर्व होती हैं। नेक्स्ट, there are 4 consecutive activities in a simple linear network, each with in a mean duration mu. First 2 with 2k as the standard deviation, third with k and fourth है 0. The overall project duration through these activities is likely to be। आपको निकालना पड़ेगा आपके पास यहां पर क्या? टोटल आपके पास यहां पर मीन ड्यूरेशन प्लस माइनस आपके पास यहां पर टोटल मिला के क्या आएगा? टोटल हमारे पास यहां पर आएगा वेरिएंस, टोटल वेरिएंस। सबसे पहले तो आप यहां पर निकालो टोटल मीन ड्यूरेशन। कितनी एक्टिविटीज हैं? 4 और चारों का आपके पास क्या है? सेम। तो म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू, ये आपके पास यहां पर आ गया 4 म्यू। तो आप यहां पर देखो 4 म्यू तो आपका ओके है। नाउ वेरिएंस आपके पास वहां पर आप निकालोगे और वेरिएंस आपके पास यहां पर क्या होगा? ये होगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पहले का देखो, 2 के हैं, तीसरे का 1 है और चौथे का 0 है। तो 2k का स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस आपके पास k स्क्वायर प्लस 0, तो अल्टीमेटली ये कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 4k स्क्वायर, ये बनेगा 4k स्क्वायर, ये बनेगा k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9k स्क्वायर। नाउ तो टोटल वेरिएंस आपके पास यहां पर क्या आ गया? टोटल वेरिएंस आ गया आपके पास यहां पे 9k स्क्वायर। नाउ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास यहां पर क्या लिखते हैं? अंडर रूट के अंदर आप लिखते हैं टोटल वेरिएंस, तो ये चला जाएगा 9k स्क्वायर। के आपका बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3k आ जाएगा। राइट आंसर आपके पास यहां पर क्या होगा? 4 म्यू प्लस माइनस 3k, क्योंकि जब आप लाइकली की बात करते हैं तब रेंज आपके पास यहां पर ये आती है, जब आप ज्यादा की बात करते तब 4 म्यू प्लस 9k यहां पर आ जाता। बट क्योंकि क्वेश्चन में लाइकली पूछा था तो लाइकली में आपके पास 4 म्यू प्लस 3k यहां पे राइट आंसर आएगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग ऑफ प्रोजेक्ट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। जब भी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड टाइम आपके पास लिखा रहता है, कहने का मतलब ये जिक्र कर रहा है कि जो भी आपने टोटल मीन टाइम कैलकुलेट किया होगा उसके पहले आपके पास यहां पर ये खत्म हो जाएगा। नाउ मीन टाइम के लिए आप यहां पर बेल कर्व में जाते हैं, उसके लेफ्ट साइड का पोर्शन देखते हैं, उसमें जो एरिया कवर होता है वो 50% कवर होता है। इसीलिए आपके पास यहां पर जो राइट आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग ऑफ प्रोजेक्ट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड टाइम, ये आपके पास वहां पर लेस देन 50% हमारे पास राइट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? तो जब भी लिखा होता है अर्लियर देन एक्सपेक्टेड टाइम, इसका मतलब हमने जो मीन टाइम कैलकुलेट किया है उसके पहले यहां पर उसको खत्म करना है, और वो आपके पास यहां पे राइट आंसर क्या दे देगा? लेस देन 50% हमारा राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, if the scheduled completion time for a particular project is 18 week or earliest expected time is 20 week, then the slack time मेरे दोस्तों, slack time is equal to आपके पास यहां पर क्या होता है? ये होता है आपके पास में दैट इज योर शेड्यूल्ड, आपके पास शेड्यूल्ड टाइमिंग माइनस आपके पास अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, तो ये होता है 18 माइनस 20, तो कितना आ गया? 2 वीक आपके पास आ गया।
तो 2 वीक आपके पास यहां पर आया, राइट आंसर आपके पास क्या होगा, -2 वीक यहां पर हमारे पास होगा। शेड्यूल्ड टाइम माइनस एक्सपेक्टेड टाइम को आप करते हैं तो आपको मिलता है स्लैक टाइम। स्लैक टाइम का वैल्यू माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो ये बताती है कि हम समय से पहले चल रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो ये बताती है कि हम समय से पीछे चल रहे हैं, और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो वो ये बताती है कि हम आपके पास टाइम पर हैं। यहां पर आंसर आपके पास कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम आपके पास यहां पर पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट, फ्री फ्लोट आपके पास यहां पर किसको बोलते हैं? फ्री फ्लोट आपके पास यहां पर इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों कि आगे वाली कोई एक्टिविटी आपके पास में फर्क ना पड़े अगर मैं करंट एक्टिविटी को थोड़ा डिले करूं, मतलब कि आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज विच कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। फ्री फ्लोट के केस में प्रीसीडिंग एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, प्रोसीडिंग और प्रीसीडिंग दोनों एक ही नाम है, इसलिए दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। राइट आंसर हमारे पास यहां पर क्या होगा, बी आंसर हमारे पास राइट होगा, बेसिक डेफिनेशन है। नेक्स्ट, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शियर इन एन आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग इज एट आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग टू वे शियर। जब हम यहां पर टू वे शियर की बात करते हैं तो टू वे शियर में आपके पास यहां पर कितना लेके जाते हैं, वहां पर आपके पास में d/2 लेके जाते हैं। यहीं पे अगर हम वन वे शियर की बात करते, अगर हम यहीं पर वन वे शेयर की बात करते तब उस केस में आपके पास यहां पर कुछ केसेस में आपके पास डी ले जाते हैं, और पाइल वाले केसेस में आपके पास यहां पे कितना ले जाते हैं, d/2 ले जाते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, टू वे शेयर पूछा था, और टू वे शेयर के लिए आपके पास यहां पे राइट आंसर क्या होगा, डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द कॉलम फेस, दैट विल बी द राइट आंसर। कोडल प्रोविजन है मेरे दोस्तों, इसमें हमारा और तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे रटने का काम करना है। नेक्स्ट, according to IS 4561978, the thickness of the reinforced concrete footing on the pile at its edge is kept less than। जो ये पुराना कोड है, ये जो पुराना कोड है मेरे दोस्तों, ये वैल्यू देता है आपके पास यहां पर कितनी, 15 सेंटीमीटर, जबकि 456-2000 जो वैल्यू आज की डेट में देता है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर देता है। अगर एग्जाम में कोड का नाम का जिक्र ना करे तो आप यहां पर आपके पास 30 राइट करना, और अगर कोड का जिक्र करे और ये कोड बोले तो आप वहां पे राइट क्या करना, 15 सेंटीमीटर करना। अगर 456-2000 बोलेगा तो राइट आंसर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट, द मिनिमम कवर ऑफ अ स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन डायमीटर ऑफ द बार, नॉट लेस देन। द मिनिमम कवर ऑफ अ स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार। स्लैब के लिए 15 होता है, मुझे लगता है यहां पे कुछ गड़बड़ किया ऑप्शन में, बट ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास ये दिए तो मैं राइट आंसर किसको कर दूंगा, 20 कर दूंगा। अदरवाइज स्लैब के लिए शायद हम 15 देखते हैं, बीम के लिए हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, बीम के लिए हमारे पास 20 आता है, बट ठीक है। द मिनिमम कवर ऑफ अ स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन डायमीटर ऑफ द बार नॉर लेस देन, आपके पास यहां पर यहां जो हम राइट आंसर करेंगे वो 20 करेंगे, जो ऑप्शन हमको दिए गए हैं उसके हिसाब से। आगे चलो, डेटा बताया आपको, स्लैब के लिए यहां पर 15 और बीम के लिए जनरली 20 लेके चलते हैं। नेक्स्ट, शियर रेनफोर्समेंट और फुटिंग के लिए 50 लेके चलते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, the shear reinforcement is provided in the form of vertical bar, yes, inclined bar, yes, आपके पास यहां पर कॉम्बिनेशन तो आपके पास राइट, एनी वन ऑफ द अबव, राइट आंसर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नाउ आरसीसी में मैक्सिमम चीजें मेरे दोस्तों रट्टा मारने की है। रट्टा मारने के लिए जो टेबल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, जाके वहां पर शॉर्ट नोट्स में देखिएगा, शॉर्ट नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको चीजें वहां मिल जाएंगी क्या क्या रटना है। अगेन आपके पास कॉलम मस्ट बी डिजाइन फॉर द मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ, तो आपके पास यहां पर अनसपोर्टेड लेंथ को डिवाइड करते हैं 500 से और लेटरल डायमेंशन को डिवाइड करते हैं 30 से, इसलिए राइट आंसर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, L/500 प्लस D/50 आपके पास यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोले कि सर यहां पर ये भी तो हो सकता है, कौन सा L और D का मतलब दिखाया है, बट इन जनरल जो आपके पास यहां पर टर्म यूज करते हैं उस हिसाब से हम यहां पर C को राइट कर देंगे। गॉट इट? चलो नाउ नेक्स्ट, the minimum horizontal distance between two main reinforcement bars should be the minimum horizontal distance between two
main reinforcement bar should be the minimum horizontal distance between two main reinforcement bar should be diameter of the large bar or 5 mm more than the nominal maximum size of the core aggregate whichever is higher। ये बिल्कुल राइट है। मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्यों देते हैं? ताकि बीच में कंक्रीट प्रॉपर तरीके से वहां पे डाला जा सके, ताकि आपके पास प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो सके। सीधी सी बात है। 5 mm मोर देन द नॉमिनल साइज, आपके पास 5 mm मोर देन द डायमीटर, आपके पास एज इज द परफेक्ट राइट आंसर। ए आपके पास यहां पर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहां पर है। अगला 300 into 300 mm column in reinforced with 8 bar of 12 mm diameter। the diameter of lateral ties आपके पास यहां पर 6 mm। pitch of the lateral tie, पिच ऑफ द लेटरल टाइज। तीन डेटा के लिए क्रॉस चेक करते हैं। सबसे पहला आपके पास वहां पर लीस्ट डायमेंशन, दूसरा आपके पास यहां पर क्या होता है 16 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, और तीसरा आपके पास यहां पर 300 mm, जो भी मिनिमम यहां पर होगा। नाउ स्क्वायर है तो आपके पास लीस्ट कितना निकलेगा 300। 16 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा 16 32 3 और यहाँ पे 19 192 आपके पास mm और तीसरा 300। इन तीनों में मिनिमम कौन है 192 है, तो पिच आपके पास लेटरल टाइज का कितना हो जाएगा 192 mm हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो जो भी बात है टॉपिक है उससे रिलेटेड टर्म हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अ पार्ट ऑफ द स्लैब मे बी कंसीडर्ड एज द फ्लैंज ऑफ द टी बीम इफ अ पार्ट ऑफ द स्लैब मे बी कंसीडर्ड एज द फ्लैंज ऑफ द टी बीम इज flange as adequate reinforcement transverse to the beam right, it is built integrally with the beam right, it is effectively bonded together with the beam right। सारा कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, आपके पास डेफिनेशन ही आपके पास अगर आपको प्रॉपर पता हो तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस्ड डिजाइन फॉर ऑफ अ singly reinforced rectangular section by limit state method depends upon characteristic strength of the concrete, yes, yield strength of the concrete, yes, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कॉमन लेके चले जाते हैं, इसीलिए आपके पास यहाँ पर इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन, यस, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा ABD आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। हालांकि इसका आंसर थोड़ा सा विवादास्पद है, कई जगह आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ को भी लिया हुआ है, बट ठीक है। अब हम PYQs के हिसाब से अगर बात करें तो राइट आंसर A, B और D को लिया जाता है। अगला देखो, The limit of percentage of P area of the longitudinal reinforcement in a column। अगेन डेटा का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो रेंज हमारे पास होती है वो होती है 0.8 से लेके 6%। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली हम कितना लेके जाते हैं 4% के आसपास। तो राइट आंसर हमें रेंज का देना है। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 0.8% से 6% आपके पास यहाँ पे राइट होगा। जाके शॉर्ट नोट्स उठाइएगा, जाके ऐप में देखिएगा, सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो खुद का शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, उसमें भी आपको चीजें वहाँ पर दिखेंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, A contract is an agreement between two parties valid in law, several agencies के बीच में तो नहीं, 3 agencies, ऐसा कुछ फिक्स नंबर कहाँ से आ गया। विदाउट लीगल बाइंडिंग तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का है, फिर तो वो मुंह जबानी वाला काम हो गया। आपके पास यहाँ पे 2 parties valid in law, तो राइट आंसर आपके पास क्या होगा 2 parties valid in law। मेजरमेंट ऑफ 50 mm थिक कॉन्क्रीट फ्लोरिंग विल बी डन। कितने थिकनेस दी है 50 mm। अगर 75 mm या 75 से कम है तब वो स्क्वायर मीटर में जाता है, अदरवाइज फिर वो वहां पर किस में जाता है मास वर्ग में जाता है, मीटर क्यूब में जाता है। बट यहां पर कितना दिया है 50 mm, 75 से क्या है कम है, इसीलिए हम किस में जाएंगे स्क्वायर मीटर में जाएंगे। गॉट इट। चलो नाउ नेक्स्ट, द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट इन। जब भी प्रोजेक्ट टाइम में आपको कमी करवानी पड़ेगी तो खर्चा होगा ज़्यादा, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके पास कहीं ना कहीं कम, बट डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास होते हैं ज़्यादा। तो इंक्रीजिंग द डायरेक्ट एंड डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट, ये राइट आपके पास हो जाएगा। आपके पास में ये आपके पास में इंक्रीज करता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके पास डिक्रीज करता है। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द आइटम ऑफ वर्क टुगेदर विद देयर करंट रेट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट एक प्रोसेस है किसी भी आपके पास यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइटम का रेट निकालने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट, यहाँ पर ये फाइनल स्टेज है जब डिटेल एस्टिमेट रेडी होता है, तब आपके पास पूरा समरी होता है पूरे कॉस्ट का। शेड्यूल ऑफ रेट इज द राइट आंसर, ये आपके पास बताता है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द आइटम वर्क टुगेदर विद देयर करंट रेट, राइट आंसर आपके पास यहाँ पर सी है। नेक्स्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द फंक्शनल एलिमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड देयर इंटररिलेशनशिप। रॉन्ग,
आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज रॉन्ग, ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू सेवरल एलिमेंट इज द राइट आंसर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपके पास यहां पर क्या करेगा, ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू सेवरल एलिमेंट आपके पास यहां पर बताएगा। इज दैट क्लियर? Next, the effective length of the fillet weld should not be less than 2 times the weld size, 4 times weld size, 6 times weld size। अब स्टैंडर्ड तो आपके पास यहां पर क्या होता है, स्टैंडर्ड आपके पास यहां पर होगा 4 times the weld size। और ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला होता है आपके पास यहां पर एक्चुअल लेंथ माइनस 2 times ऑफ वेल्ड साइज आपके पास फॉर्मूला होता है। और कम से कम शुड नॉट बी लेस देन कितना होना चाहिए, 4 times द वेल्ड साइज हमारे पास होना चाहिए। कई कई जगह पे इसको 40 mm भी ले लिया जाता है, बट नॉर्मल आपके पास यहां पर जब टिक करने को देगा तो ये क्वेश्चन डेटा में नहीं देता, आपके पास यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में देगा। तो राइट आंसर आपके पास यहां पर करना 4 times द वेल्ड साइज। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू द IS 800 द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन। ऑलवेज अंडर टेंशन की जब हम यहां पर बात करते हैं तो राइट आंसर हमारे पास डेटा से क्या आता है, 400 आता है। और यहीं पर अगर कंप्रेशन की बात करता तब उस केस में वहां पर राइट आंसर कितना जाता, 180 जाता। तब यहां पर आपके पास में राइट आंसर इसके लिए हमारे पास क्या होगा, 400 विल बी द राइट आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, यहां पर बहुत सारा टेबल का डेटा है, आप जाके शॉर्ट नोट्स में देख सकते हैं। फिर भी आपके पास यहां पर जितना रिलेटेबल होगा उतना वहां पर बता के दे दिया है। अंडर टेंशन के लिए राइट करना 400 और अंडर आपके पास कंप्रेशन के लिए कितना करना, 180। चलो नेक्स्ट, in the case of a tension member consisting of two angle back to back, two angle बोला है on the same side of gusset plate, what is the K equal to? K रिडक्शन फैक्टर कहलाता है। और जब रिडक्शन फैक्टर की आप यहां पर बात करते हैं और अगर सिंगल एंगल क्वेश्चन में दिया होता तब मेरे पास में यहां पर सिंगल के लिए राइट आंसर कौन सा होता, 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। बट अपने को क्वेश्चन में दिया है यहां पर टू एंगल, और टू एंगल के लिए जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है वो निकल के आता है आपके पास 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। इतना आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन है। आगे देखो नेक्स्ट, लग एंगल इज इंक्रीज द ज्वाइंट लेंथ एंड शेयर लेग, इंक्रीज द शेयर लेग आपके पास रॉन्ग, रिड्यूस द ज्वाइंट लेंथ एंड शेयर लेग बिल्कुल राइट आंसर है आपके पास यहां पर सी। लग एंगल प्रोवाइड किया जाता है आउटस्टैंडिंग लेग में यहां पर कनेक्ट करने के लिए, रिड्यूस द ज्वाइंट लेंथ एंड शेयर लेग हम यहां पर बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहां पर देखो, द एक्सियल फोर्स इन ईच लेसिंग इन डबल लेसिंग सिस्टम। डबल लेसिंग सिस्टम में स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके पास यहां पर इसके लिए V अपॉन 4 sin थीटा। बट ऑप्शन में यहां पर अपने को दिख नहीं रहा है, अपन n की वैल्यू अगर 1 मान के चल दें तो A ऑप्शन को हम यहां पे राइट यहां पर कर सकते हैं। कितने को राइट कर सकते हैं, A आंसर को हम यहां पर राइट कर सकते हैं। द एक्सियल फोर्स इन ईच लेसिंग इन डबल लेसिंग सिस्टम, ये आपके पास यहां पर राइट आंसर क्या होगा, V अपॉन 4n sin थीटा होगा। अगेन आपके पास पहले बता चुके हैं, आप सामने देख रहे हैं, कुछ भी लगता है तो कॉल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, द इफेक्टिव लेंथ of a column held in position restrained in direction at one end and other end is free। मेरे दोस्तों दोनों एंड अगर आपके पास फिक्स्ड हुए, दोनों एंड अगर फिक्स्ड हुए तो आता है 0.65 है। एक एंड आपके पास यहां पर फिक्स्ड है, दोनों दूसरा एंड आपके पास फ्री है, तब यहां पर आता है आपके पास 2L। एक एंड आपके पास यहां पर, दोनों एंड अगर आपके पास यहां पर पिंड है तब आपके पास यहां पर ये क्या आता है, तब आता है आपके पास यहां पर 0, तब आता है 1L। और एक फिक्स्ड है आपके पास यहां पर और एक आपके पास यहां पर पिंड है, तब आपके पास यहां पर ये कितना आता है, तब आपके पास यहां पर ये आता है आपका 0.8L यहां पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, एक फिक्स्ड है, एक पे दोनों फिक्स्ड है 0.65, एक फिक्स्ड है, एक पिंड है 0.8L, एक दोनों पिंड है आपके पास वहां पर 1L और एक आपके पास यहां पर फिक्स्ड और एक फ्री है, तो यहां पर क्या मिलता है हमको यहां पे 2L आपको देखने को मिलता है। राइट आंसर हमारे पास इसमें क्या होगा, एक पर फिक्स्ड और एक पर फ्री, तो राइट आंसर हो जाएगा 2L। नाउ a joint when provided in the length of column is called a joint when provided in the length of column। लेंथ ऑफ कॉलम में हम किसको प्रोवाइड करवाते हैं, स्प्लाइस को प्रोवाइड करवाते हैं। बैटन आपके पास क्या होता है, दो पैरेलल मेंबर्स के कंपोनेंट को बीच में सपोर्ट देने के लिए बैटन दे देते हैं। लेसिंग क्या है, एक ही कॉलम में आपके पास यहाँ पर चीज़ों को एक साथ रखने के लिए लेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। लग एंगल आपके पास कहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, आउटस्टैंडिंग लेग में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट,
अकॉर्डिंग टू द IS 8002007 आपके पास अलाउबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन फॉर गैंट्री ग्रेडर विथ क्रेन लोड, विथ क्रेन लोड आपके पास अप टू 50 टन की जब बात करते हैं तब राइट आंसर होता है स्पैन अपॉन 350, स्पैन अपॉन 750। अगर ग्रेटर देन आपके पास यहां पर 50 हो जाएगा तो राइट आंसर होता है स्पैन अपॉन 100। यहां पर आपके पास अलाउबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन फॉर गैंट्री ग्रेडर कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा स्पैन अपॉन 750 विल बी द राइट आंसर। अगला चलो, द मोस्ट एफिशिएंट स्टील सेक्शन फॉर अ बीम इज, मोस्ट एफिशिएंट स्टील सेक्शन, चैनल आपके पास रेक्टेंगुलर, आपके पास एंगल, आपके पास आई सेक्शन, आई सेक्शन हमारे पास क्या होगा, मोस्ट एफिशिएंट होगा। चैनल के लिए हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, रेक्टेंगुलर कहीं ना कहीं ज्यादा आपके पास बड़ा स्ट्रक्चर बना देगा, एंगल आपके पास यहाँ पर एफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर हमारे पास कौन होगा, आई सेक्शन हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। गैंट्री गर्डर आर डिजाइन टू रेजिस्ट लेटरल लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड, आपके पास लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल ट्रॉली के मूवमेंट से आता है लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल ट्रॉली के मूवमेंट से आपके पास यहाँ पर, हाँ लेटरल आपके पास किसकी वजह से आएगा, ट्रॉली के मूवमेंट से, लॉन्गिट्यूडनल क्रेन के खुद से आ जाएगा, और वर्टिकल लोड आपके पास यहाँ पर उसका खुद का आ जाएगा। तब राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड तीनों यहाँ पर आपके पास में आएगा। लेटरल ट्रॉली का मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडनल क्रेन का, और वर्टिकल लोड आपके पास यहाँ पर जो भी आपके पास नेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर, द मैक्सिमम एप्लीकेशन रेट ऑफ स्प्रिंकलर इज लिमिटेड बाई, maximum application rate of sprinkler is limited by the infiltration capacity of soil, the prevailing wind velocity, quantity of water available, prevailing humidity and radiation। maximum application of sprinkler is limited by, सबसे ज्यादा मतलब कौन सी चीज है जो स्प्रिंकलर इरिगेशन में दिक्कत पहुंचा सकती है, तो प्रिवेलिंग विंड वेलोसिटी, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास यहां पर विंड वेलोसिटी होगी कहीं ना कहीं उतनी ही दिक्कतें हमको यहां पर आने वाली हैं, इसलिए वहीं से ये लिमिटेड हो जाता है। अगला, लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच water table is lowered by using pump, land is flooded with adequate depth of water to reduce salt in the top layer, land is flooded with adequate depth of water to reduce salt in the bottom layer, एंड नन ऑफ द अबव। अब ये बॉटम लेयर एंड टॉप लेयर उसको मेंशन करना चाहिए, टॉप लेयर ऑफ सॉइल की बात आपके पास यहां पर होगी, तब राइट आंसर आपके पास बी कर देंगे। लीचिंग बेसिकली क्या करते हैं, खेत को आपके पास आप पानी से भर देते हैं, फिर आप उसको फोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा पानी बह के बाहर निकल जाता है, सॉल्ट वगैरह उसमें डिजोल्व होकर आगे चले जाते हैं या घुल के जाके ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ लीचिंग प्रोसेस आप करवाते हैं जब सॉल्ट सैलिनिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, आप जिप्सम को ऐड करते हैं जब आपके पास वहां पर सोडियम आयन एब्जॉर्ब, सोडियम आयन वहां पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। चलो नाउ नेक्स्ट, एन इरिगेशन हैज द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ, देखो आपके पास SAR निकालने के लिए बोला है, और SAR का जो फॉर्मूला आपके पास यहां पर होता है वो होता है सोडियम आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड में आपके पास कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन प्लस मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड में आपके पास यहां पे 2 आता है। ये आपके पास SAR की वैल्यूज है। नाउ आप इसको सॉल्व करने के लिए जब जाओगे तो सोडियम का आपके पास यहां पर दिया हुआ है 30, कैल्शियम का दिया हुआ है आपके पास 10 और मैग्नीशियम दिया हुआ है आपके पास 8, डिवाइड कर दिया आपके पास यहां पर किससे, 2 से। तो ये हो गया आपके पास यहां पर ये थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, हमें आपके पास में यहां पर स्क्वायर जो है वो नीचे आता है, किस में आता है, चलो इसको पूरा हटा देते हैं आपके पास वहां पर, देखो 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 ना, आपके पास सोडियम के ऊपर स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है, सोडियम के ऊपर स्क्वायर नहीं आता है। आपके पास यहाँ पर Na प्लस डिवाइड में आपके पास कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम बाई 2 आता है ना। सोडियम आपके पास कितना दिया, 30 दिया, कैल्शियम आपके पास कितना दिया, 10 दिया, और ये आपके पास मैग्नीशियम कितना दिया, 8 दिया, डिवाइड में क्या किया, 2 किया, 30 डिवाइड में 18 डिवाइड में 2 9, आपके पास 3 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, SAR 10, 0 से 10 लो सोडियम, 10 से 18 आपके पास मीडियम सोडियम, आप 18 से 26 हाई सोडियम, और 26 ज़्यादा वेरी हाई सोडियम वाटर। और इसको रिमूव करने के लिए आप किस चीज़ को ऐड करते हैं, आप यहाँ पर ऐड करते हैं जिप्सम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट,
अ लैंड इज नोन एज वाटर लॉग्ड। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है? रूट जोन में पानी पहुंच जाए, पौधा सड़ जाए, एफिशिएंसी कम हो जाएगी वहां पर आपके पास सॉइल की। तो ग्रेविटी ड्रेनेज है सीज्ड, कहीं ना कहीं सही कह रहा है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, ये तो आपके पास पानी के कम होने की बात कर रहा है। द सॉइल बिकम कंप्लीटली सैचुरेटेड, कह सकते हैं कंप्लीटली कैपिलरी फ्रिंज रीचेस द रूट जोन ऑफ द प्लांट। अब देखो अल्टीमेटली पानी भर जाने बस को आप यहां पर वाटर लॉगिंग नहीं कहते, क्योंकि कुछ फसलों में तो पानी ज्यादा भी चाहिए होता है, तो आप उसको वाटर लॉगिंग नाम नहीं देते। वाटर लॉगिंग आप बोलते हैं कि रूट जोन से आप रिलेट करवाते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक वाटर लॉगिंग किसके लिए है? वो तो आपके पास पौधे के लिए है। तो इसीलिए जो रूट जोन को रिलेटेड यहां पर ऑप्शन होगा वो आपके पास वहां पे राइट होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कंप्लीटली है कि कैपिलरी फ्रिंजेस रीचेस द रूट जोन ऑफ द प्लांट, तब हम उसको वहां पर क्या बोलते हैं? अ लैंड आपके पास वहां पर वो क्या कहलाता है? वाटर लॉग्ड आपके पास वहां पर कहलाता है। वाटर लॉगिंग अच्छी चीज है क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। द ट्रिकल इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड है ट्रिकल। ट्रिकल होता है आपके पास वहां पर टिप टिप, और टिप टिप आपके पास पानी यहां पर किस में जाता है? ड्रिप में जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन यहां पर बोलते हैं। इरिगेशन के जब मेथड आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर ध्यान में रख के चलनी है, जैसे कि जब भी सॉइल को इरोड करने की बात करेगा आप हमेशा स्प्रिंकलर को राइट करेंगे। कभी भी विंड वेलोसिटी और टेम्परेचर की बात करेगा आप हमेशा स्प्रिंकलर को राइट करेंगे। कभी भी आपके पास अंडुलेशंस की बात करेगा सरफेस में, या फिर बात करेगा आपके पास वहां पर किसकी? आपके पास अनइवननेस की बात करेगा, तो अब आप वहां पर फ्री फ्लडिंग को राइट करना, और फ्री फ्लडिंग ऑप्शन में नहीं होगा तब जाके स्प्रिंकलर को राइट करना। हाईएस्ट एफिशिएंसी पूछेगा तो वहां पर ड्रिप इरिगेशन बताना, ड्रिप से कम एफिशिएंसी पूछेगा तो स्प्रिंकलर बताना, सबसे ज्यादा महंगा पूछेगा तो आपके पास ड्रिप बताना, क्लोज सर्कुलर एरिया बोलेगा तो वहां पर बेसिन इरिगेशन बताना, ऑर्चिड ट्रीज पूछेगा तो बेसिन इरिगेशन वहां पर बताना, कॉन्टूर का इस्तेमाल करेगा तो चेक फ्लडिंग आपके पास वहां पर बोलेगा, और कॉन्टूर के अलावा लो एंड फ्लैट लीवीज यहां पर बोले तब भी आपके पास कॉन्टूर या फिर चेक फ्लडिंग वहां पर आंसर देना। इतनी कुल मिला के आपके पास वहां पर बात है। चलो नाउ नेक्स्ट, सिल्ट कंट्रोल डिवाइस विच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेड ऑफ द रिवर। भाई आपके पास यहां पर क्या होता है? आपके पास यहां पर एक मेन रिवर है, ऑब्स्ट्रक्शन बनाते हैं वियर बैराज, ऑफ टेकिंग कैनाल को निकालते हैं। जब यहां पर आप प्रोवाइड करवाते हैं तो इसको बोलते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर, और जब आप यहां पर बाद में इसको प्रोवाइड करवाते हैं तो इसको बोलते हैं सिल्ट इजेक्टर। यहां पर वो स्पेसिफिक हो रहा है कि ऑन द बेड ऑफ द रिवर, तब हम इसको यहां पे नाम देंगे सिल्ट एक्सक्लूडर। इज दैट क्लियर? सिल्ट एक्सक्लूडर आपके पास एक होता है, इजेक्टर और एक्सट्रैक्टर एक ही हैं, और दोनों के दोनों सिल्ट निकालने का काम करेंगे। राइट आंसर आपके पास यहां पर सिल्ट एक्सक्लूडर होता है। नेक्स्ट, फॉर अ क्रॉप सीजन ऑफ 200 डेज टाइम फैक्टर दिया 0.6, ईच डिस्ट्रीब्यूट वुड रिसीव इट्स फुल सप्लाई फॉर अ पीरियड ऑफ। जब भी टाइम फैक्टर दिया हो डिवाइड कर देना आपके पास यहाँ पे टाइम फैक्टर से, और जब डिवाइड कर दोगे आपके पास यहाँ पर तो ये आएगा इतना, और 2000 के 6 पार्ट कर दो, 2000 के 6 पार्ट कर दो मतलब 1000 के 3 पार्ट कर दो, 1000 के 3 पार्ट कर दो मतलब 333 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों जब भी टाइम फैक्टर दिया होगा उसको आप डिवाइड कर देना, डिस्चार्ज दिया हो उससे डिस्चार्ज को डिवाइड कर देना टाइम फैक्टर से। आपको डेज दिया हो, आपको निकल क्या जाएगा कि एक्चुअली 200 दिन के लिए पानी सप्लाई आपको 333 दिन करना पड़ेगा, तब जाके आपको 200 दिन का पानी मिलेगा। ये इसके कहने का मतलब होता है। इज दैट क्लियर? टाइम फैक्टर क्या है? एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड डिवाइड में आप बेस पीरियड करते हैं तो आपको टाइम फैक्टर मिल जाता है। इज दैट क्लियर? चलो सेशन मेरे दोस्तों तेजी से हुआ है, बट क्योंकि आपके पास टाइम कम है, कल आपका एग्जाम है, इसलिए आपके पास यहां पर इस स्पीड में लेके जा रहे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री कंस्ट्रक्टिंग मेजर फॉर सिल्टिंग आपके पास कंट्रोल इन रिजर्व। क्या बोल रहा है? नॉट अ प्री कंस्ट्रक्टिंग मेजर ऑफ सिल्टिंग कंट्रोल इन रिजर्वायर। रिजर्वायर में सिल्टिंग को कंट्रोल करने का कौन सा मेजर नहीं है? मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम बिल्कुल सिल्ट कंट्रोल होगा, वेजिटेशन स्क्रीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर स्लुइस, आपके पास मैकेनिकल स्टरिंग ऑफ द सेडिमेंट। देखो वो क्या चाहता है ना, वो सिल्ट कंट्रोल पूछता है कि सिल्ट कंट्रोल के कौन से मेजर हैं कौन से नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम से ना होता है, यहाँ पे मिट्टी रुकती है, वेजिटेशन से आपके पास मिट्टी रुकती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर स्लुइस बनाओगे ना तब भी आपके पास रुकेगी। नाउ मैकेनिकल स्टरिंग ऑफ द सेडिमेंट, आप वहाँ पर कंटिन्यू अगर वहाँ पे हलचल मचाते रहोगे तो सेडिमेंट आपके पास वहाँ पे नहीं रुकेगा। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या होगा? डी आंसर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके चलो नाउ नेक्स्ट, द बेस ऑफ द क्रॉप इज जनरली एक्सप्रेस्ड। बेस पीरियड होगा आपके पास, यहाँ पर बेस पीरियड आपके पास होगा। बेस पीरियड किससे दिखाते हैं? डे से आपके पास दिखाते हैं। इज दैट क्लियर? बेस पीरियड आपके पास डे। द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ कैनल एस्केप इज जनरली केप्ट एज द चैनल कैपेसिटी ऑफ द एस्केप।
1/4 हाफ ऑफ सेम एज ट्वाइस एज, राइट आंसर इज हाफ ऑफ। डेटा का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आपके पास में जो कैनल एस्केप है वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं कि फ्लड वगैरह के टाइम पे अगर आपने मेन कैनल में एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया तो उसको आपको ले जाके किसी नियर बाई नेचुरल ड्रेनेज में जाके छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आप उसको हाफ ऑफ द kept as the channel capacity of the escape, हाफ आपके पास वहां पर आप रखते हो। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, ऑन विच पैटर्न बेसिस नागपुर रोड प्लान वॉज प्रिपेयर्ड। नागपुर रोड प्लान आपके पास यहाँ पर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यहाँ पर था और इसी में आपके पास यहाँ पर क्या किया गया था, रोड को आपके पास यहाँ पर कैसे तोड़ा गया था, नेशनल हाईवे था, स्टेट हाईवे था, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड था, इसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड था और आपके पास यहाँ पर विलेज रोड यहाँ पर आता है। तो टोटल 5 कैटेगरी में हमारे पास इसको तोड़ा गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपके पास कौन सा है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है। अगला देखो, बेस्ड ऑन द नागपुर रोड प्लान रोड्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 2 3 4 5। अभी अपन ने देखा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड। तो राइट आंसर हमारे पास कौन हो जाएगा, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, For highway alignment, the soil survey is carried out in which of the survey? MRPD, map survey, reconnaissance, preliminary और detail। तो ये जो सॉइल का स्टडी है, ट्रैफिक की स्टडी है, ये सारा कुछ आपके पास किसमें किया जाता है, प्रिलिमिनरी सर्वे में आपके पास यहाँ पर किया जाता है। राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, प्रिलिमिनरी सर्वे। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि बताओ किस ऑर्डर में यहाँ पर सर्वे करवाया जाता है, तब आप उसको बता देना कि MRPD आपका राइट आंसर होता है, मैप स्टडी, रिकॉग्नाइजेंस और आपके पास यहाँ पर प्रिलिमिनरी और एक आपके पास आता है डिटेल। नेक्स्ट, एज पर IRC रिकमेंडेशन द वैल्यू ऑफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। जब लेटरल कोफिशिएंट की बात आती है तब राइट आंसर होता है 0.15 और जब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल की बात आती है तो 0.35 से 0.40 तक आपके पास राइट आंसर होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल आपके पास यहाँ पर 0.35 से 0.4 और लेटरल की जब बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 0.15 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, IRC के हिसाब से मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक प्लेन एंड रोलिंग रोड, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन रोड के लिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन की जब आप बात करते हैं तो आप 10% पर आप यहाँ पर 7% पर आते हैं। आपके पास में जब आप यहाँ पर हिल एरिया की बात करते हैं तो आप 10% पे जाते हैं और अर्बन एरियाज के लिए आप यहाँ पर 4% में जाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 75। ओके, तो आपके पास यहाँ पर इसके लिए 7%, हिली के लिए 10% और प्लेन आपके पास अर्बन के लिए कितना जाता है, 4%। नेक्स्ट, width of the carriageway for single lane as standardized by IRC is 2.44, 2.50, 3.50, 3.75। सिंगल लेन 3.75 है, विदाउट कर्व आपके पास यहाँ पर 7, विथ आपके पास रेज्ड कर्व 7.5 है, इंटरमीडिएट 5.5। इज दैट क्लियर? ऑल डेटा क्लियर है, ऑल डेटा क्लियर है। आपने यहाँ पर इसका टेबल देखा होगा, डिटेल देखा होगा। इज दैट क्लियर? 3.75, 7, 7.5, 5.5। नेक्स्ट, PIV थ्योरी आपके पास किससे रिलेट करती है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। आपके पास यहाँ पर PIEV थ्योरी आपके पास यहाँ पर ये आपके पास में किससे रिलेट करती है, ये रिलेट करती है आपके पास यहाँ पर किससे, साइट डिस्टेंस, ओनली साइट डिस्टेंस स्टडी से यहाँ पर आपके पास में रिलेट करती है। परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वायलेशन। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट आपके पास में, नेक्स्ट, इट इज जनरली सेटिस्फैक्ट्री टू डिजाइन द हाईवे फैसिलिटीज फॉर द ट्रैफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू पीक आवर, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, 30th आवर हम स्टैंडर्ड लेते हैं क्योंकि इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्टिंग भी कम जाता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द व्हीकल ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ रोडवे फॉर अ गिवन एक्सटेंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। दो व्हीकल के बीच में आपके पास स्पेस को बोलते हैं स्पेस हेडवे, स्पेस लेंथ में जितना दूर होता है उसको स्पेस हेडवे, टाइमिंग में जितना दूर होते हैं उसको बोलते हैं टाइम हेडवे। ठीक है, चलो, ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल यूजिंग वेबस्टर फॉर्मूला इज गिवन बाय 1.5L + 5 डिवाइडेड बाय 1 - y, ये हो गया आपके पास राइट आंसर। एप्लीकेशन को तो नहीं देता आपके पास, L आपके पास लॉस्ट टाइम होता है। ठीक है, राइट आंसर आपके पास मार्क करने को देगा तो करना, अगर यूज करवा ले तो यूज कर देना। नेक्स्ट, द पीक फैक्टर फॉर एस्टिमेटिंग मैक्सिमम आवरली डिमांड रिलेटिव टू मैक्सिमम डेली डिमांड। अब देखो यहाँ पर
मैक्सिमम आवरली डिमांड मैक्सिमम डेली डिमांड से रिलेट कर रहा है तो 1.5 है, और अगर एवरेज वाले से रेडी करवाता तो 2.7 इंटू क्यू होता। मैक्सिमम डेली लिखा है तो राइट आंसर क्या होगा 1.5 होगा। गॉट इट। मैक्सिमम मंथली डिमांड कितना होता है 1.28, वीकली 1.48, वीकली कितना होता है 1.28, डेली कितना होता है 1.8 और आवरली कितना होता है 1.5, और ऐसे करेंगे तो 2.7। ठीक है ना। द वाटर ऑफ अ रिवर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड, रिवर के वाटर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है टर्बिडिटी। अभी तो प्रॉपर्टी क्या की हुई, मतलब ये तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर हो गया। सेल्फ प्यूरिफिकेशन इज द राइट आंसर। आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है, सेटलिंग होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द रिवर में आती हैं। डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू अगर 500 से ज़्यादा है तो कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं करवाना होता है। इज दैट क्लियर। और अगर 150 से कम है तो कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको देना पड़ता है। डाइल्यूशन फैक्टर की टेबल रट के जाना। सेल्फ प्यूरिफिकेशन फैक्टर होता है KR अपॉन KD, दैट इज योर रीऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई डीऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट। गॉट इट। चलो नाउ नेक्स्ट, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाई। टेम्पररी हार्डनेस, भाई हार्डनेस होने के लिए 3 कंडीशन लगती हैं। पहला आपके पास वहां पर क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए आपके पास वहां पर मल्टीवेलेंट कैटायन। क्या होना चाहिए, मल्टीवेलेंट कैटायन। दूसरा 5 में से एक कंपाउंड होना चाहिए, CO3 SO3 SO4 Cl SO4 आज तक भी नहीं पढ़ा है हार्डनेस तो देख लो। ऊपर के 2 कंपाउंड जब जब मिलेंगे वो कहलाएगा टेम्पररी हार्डनेस या फिर कार्बोनेट हार्डनेस। नीचे की 3 कंपाउंड जब भी मिलेंगे इसको बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस या फिर बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इनको रिमूव करने के लिए आपके पास बॉइलिंग करवा दो, एडिशन ऑफ लाइम करवा दो। इनको रिमूव करने के लिए आप वहां पर क्या करवा दो, सॉफ्टनिंग टेक्निक लगा दो। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। राइट आंसर ये नो नो नो। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वहां पर क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट प्रोसेस। यूनिट प्रोसेस 2 टर्म आपके पास यहां पर होते हैं, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। ठीक है ना। नाउ यूनिट प्रोसेस आपके पास कौन सा नहीं है, सॉफ्टनिंग नहीं है। सॉफ्टनिंग इन जनरल मतलब बाकी के कंपैरिजन में सॉफ्टनिंग आपके पास यहां पर क्या कर रहे हैं हम, एक जैसे नहीं हम एक होता है कि बालों से झड़ने के लिए डैंड्रफ हटाने के लिए कुछ काम करें, आपके पास एक वो होगा। दूसरा वाटर आपके पास बालों को स्मूथ रखने के लिए आप यहां पर कंडीशनिंग करें। सिमिलरली वाटर की कंडीशनिंग आपके पास कहां पर करवाते हैं, सॉफ्टनिंग में आपके पास यहां पर करवाते हैं, और ये यूनिट प्रोसेस आपके पास नहीं होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन क्या बताते हैं, H+ आयन कंसंट्रेशन। पीएच अगर ज्यादा है तो बेस होगा, पीएच अगर कम है तो एसिड होगा, तो राइट आंसर एसिडिटी और एल्कलिनिटी आपके पास हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया पैथोजन बताएगा, एमपीएन टेस्ट के थ्रू पता लगाएंगे। कलर आपके पास टिंटोमीटर बताएगा, TCU यूनिट होती है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर मतलब ऑर्गेनिक मैटर, ये कुछ भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट, स्कोर वॉल्व आर प्रोवाइडेड। स्कोर वॉल्व बोलो या ड्रेन वॉल्व बोलो या ब्लो ऑफ वॉल्व बोलो, जो भी कचरा इकट्ठा होता है उससे आपको इसको निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। पूरे के पूरे वाटर सप्लाई को खाली करवाने के लिए इस्तेमाल करते हो। अगर मान लो एक ही डायरेक्शन में आपको फ्लो करवाना है तो उसको नॉन रिटर्निंग वॉल्व को बोलते हो। जितने भी मेन जंक्शन होते हैं वहां पर आप मेन वॉल्व या गेट वॉल्व प्रोवाइड करवाते हो। तो एट ए स्ट्रीट कॉर्नर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, ये गेट वॉल्व होता है। एट एवरी डिप्रेशन एंड डेड एंड टू ड्रेन आउट द वेस्ट, ये राइट आंसर है। एट द फुट ऑफ द राइजिंग मेन अलोंग द स्लोप ऑफ द प्रिवेंट ब्लॉक प्रिवेंट बैक रिटर्न। देखो फुट में प्रोवाइड करवाते हैं फुट वॉल और नॉन रिटर्निंग के लिए प्रोवाइड करवाते हैं नॉन रिटर्निंग वॉल। एवरी समिट पर आपके पास यहाँ पर कौन सा प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पर एयर रिलीफ वॉल्व भी आता है। प्रेशर को कम करने के लिए प्रेशर वॉल्व आता है। इसमें हमारा आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो इन अ सीवर शुड बी, the minimum velocity of flow in a sewer should ideally equal to self cleansing velocity। सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी उस वेलोसिटी को बोलते हैं जिसमें कोई भी पार्टिकल उस सीवेज का वहां पर सीवर में सेटल ना करे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में द वाटर कैरीड सीवरेज सिस्टम रिमूव, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल स्टॉर्म, तीनों के तीनों राइट। डोमेस्टिक में 2 टाइप का वेस्ट होता है, किचन होता है और आपका बाथरूम वेस्ट होता है, और दोनों के मिक्सचर को आपके पास यहाँ पर क्या बोलते हैं, सलेज बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के मिक्सचर को सेंट्री सीवेज यहाँ पर बोलते हैं। फ्रेश ताज़ा जो आपके पास यहाँ पर सीवेज होता है वो येलो कलर का होता है, लाइट ब्राउन होता है, ग्रे होता है। जो सड़ा हुआ होता है स्टेल या सेप्टिक सीवेज जो होता है वो आपके पास ब्लैक और डार्क ब्राउन होता है। जो आपके पास शुद्ध ताज़ा वाला होता है वो आपके पास एल्कलाइन होता है, और आपके पास गंदा बहुत दिनों बाद वाला क्या होता है, एसिडिक होता है, या डाइजेस्टेड वाला एसिडिक होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ एरिएटर आर कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर। एरिएटर आपके पास इन जनरल 4 होते हैं। एक आपके पास स्प्रे नोजल होता है, एक मैकेनिकल होता है, एक कैस्केड होता है, और एक एयर डिफ्यूजर वाला होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एरिएटर का मेन काम क्या है, एरिएटर का मेन काम है ऑक्सीजन को आपके पास वहां पे निकालना। इज दैट क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द मोस्ट सुटेबल
फॉर ट्रीटिंग रॉ वाटर सरफेस टू मेक इट सुटेबल। जब भी आपको ऐसे अरेंजमेंट मिलेंगे, याद रखना डिसइंफेक्शन हमेशा लास्ट प्रोसेस होगा। डिसइंफेक्शन यहां पर भी है, डिसइंफेक्शन यहां पर भी है। नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन के पहले सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन के पहले फिल्ट्रेशन के पहले सेडिमेंटेशन के पहले स्क्रीनिंग। राइट आंसर क्या होगा? 4 हमारे पास राइट आंसर होगा। स्क्रीनिंग, एरिएशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सॉफ्टनिंग टेक्निक, डिसइंफेक्शन। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट। The main feature of the Roman road do not include the following: they were built straight, they were strong, they excavated soft soil till hard strata was obtained, the total thickness was 0.75 to 1.2 meter. Right answer is आपके पास वहां पर they were strong। ये आपके पास मेन फीचर वहां पे नहीं था, इतने स्ट्रांग नहीं थे, नहीं तो उसी बेसिस पे हम आपके पास बना रहे होते चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट, identify the incorrect statement for the Bernoulli's limescale used as transition curve in a modern road. The rate of increase of curvature decreases towards the circular curve. Incorrect, ये आपके पास राइट हो जाएगा। The rate of increase of curvature decrease towards the circular curve. No, आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल आपके पास ये, बाकी तो फिर ये पहले ही आपके पास इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ द ईयर, राइट बोला ना आपके पास, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर इंक्रीज टुवर्ड द सर्कुलर, यस राइट आंसर है। नेक्स्ट, the total length of the first category road was calculated adding up to the, आपके पास यहाँ पर up to the नागपुर रोड प्लान के बारे में आपके पास यहाँ पर है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये आपके पास आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द रोड मैक्सिमम प्रायोरिटी गिवन टू विच टाइप ऑफ रोड। आपके पास इन सभी में आपको क्या लगता है कौन सबसे आगे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? देश इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या होगा? नेशनल हाईवे। ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास वहां पर द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट सुपर एलिवेशन ग्रेडियंट इज मस्ट अफेक्टेड बाई E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन GR वाला फॉर्मूला आता है, उसमें आपके पास में कौन सी चीज आती है? लेंथ, विड्थ और हाइट आता है क्या? नहीं आता। राइट आंसर क्या है? स्पीड। फॉर्मूले में क्या आता है? स्पीड ऑफ द vehicle. Next, the study of traffic engineering is divided into how many major categories? स्टडी ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग मेरे दोस्तों, इसके लिए मेन फैक्टर जो आते हैं वो 7 आते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी आपके पास वहाँ पर, ठीक है, वो सब आपके पास इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, द ट्रैफिक सर्वे इज कंडक्टेड ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन, लीन सीजन, हार्वेस्ट पीक, लीन पीक ऑफ टाइम। राइट आंसर आपके पास कौन हो जाएगा? बी आंसर आपके पास राइट है। डेटा का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, डायरेक्टली डेफिनेशन से आपको आ जाएगा। बहुत कुछ समझाने को इन वाले क्वेश्चंस में नहीं है, जहां पे जरूरी था वहां पे शुरुआत में समझा के दिया है। इज दैट क्लियर? तो परेशान होना नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बस उतना काफी होगा। फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज अ पैसेज ऑफ फ्लड वाटर, जहां पे नीचे पानी बह रहा होगा तो रोड कहाँ बनाओगे? नीचे बनाओगे? अरे ऊपर बनाओगे, एम्बैंकमेंट आपके पास में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, बिटुमिन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, बिटुमिन कहाँ से निकलता है? पेट्रोलियम से निकलता है। लकड़ी से निकलेगा नहीं, आई कैरोसिन से निकलेगा नहीं, कोल से निकलेगा नहीं, पेट्रोलियम। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वेस्ट मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन? कुछ ना लगे नौकरी तो आपके पास ईंट का भट्टा खोलना, और ईंट का भट्टा आपके पास यहाँ पे ना खोल के नॉर्मल से न बना के फ्लाई एश का काम करवाना, ये सिविल इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है। ना लगे नौकरी आपके पास, ये ऐसा बोलने का सेंस आपके पास नहीं है। वहाँ पे बोलने का सेंस आपके पास यहाँ पर, इसको आप अदरवाइज ना ले लेना, समझाने के लिए याद रखवा रहे हैं कि आपके पास अगर कुछ नहीं होगा तो हम किसका आपके पास ब्रिक बनाएंगे? फ्लाई एश के ब्रिक बनाएंगे। तो याद रखना कि कौन सा मटेरियल हम यहाँ पर यूज़ करवाते हैं? फ्लाई एश आपके पास वहाँ पर यूज़ करवाते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, तो यहाँ पे याद करने के लिए बोला था भैया ना। What is the most common waste material used in construction? कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा आपके पास कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? फ्लाई एश। फ्लाई एश ब्रिक बनाते हैं, फ्लाई एश के आपके पास प्लांट लगे हुए देखते हैं। इतनी कुल मिला के आपके पास यहाँ पर बात थी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आपके पास जहां पर जरूरत थी वहां पे डेटा आपको दिया, जो आप उसको रिवाइज करिए। जहां पर आपके पास डेटा डायरेक्टली था वहां पर अपन टिक करके आगे बढ़े। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर होते हैं। और मेरे दोस्तों, आपके पास में अब हम वापस मुलाकात आपके पास यहाँ पर कहाँ करेंगे? वापस मुलाकात आपके पास, कुछ सब्जेक्ट हो सकता है रह गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इतने आपके पास वहाँ पर करके जाइए, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात करेंगे। कट ऑफ को लेके आपके पास वहाँ पर जरूर आएंगे, ठीक है। कट ऑफ को लेके जब आएंगे तो लाइव आपके पास वहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट पीएमसी की आपके लिए वेब सीरीज ही है, 15 एपिसोड, 15 से 20 एपिसोड होंगे, जिसमें 15 अब सब्जेक्ट और आपके पास एमसीक्यू रिवीजन अलग करवाया जाएगा, एमसीक्यू सेशन अलग करवाया जाएगा। बट अभी आपके पास टाइम एमजीपी का है। सो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ सुपर पेपर टुडे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।